Hello everyone, welcome to Pearl 11th. तो my name is Shagun and I'll be teaching you chemistry. ठीक है, तो यहाँ पे हम बहुत बढ़िया तरीके से केमिस्ट्री को समझने वाले हैं, सारी चीजें करने वाले हैं। टर्म 2 का सिलेबस कंप्लीटली मैं आपको करवाने वाली हूँ। जो पहला चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं वो आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है टर्म 2 का, जिसका नाम है हाइड्रोकार्बन। अगर हम बात करें क्लास 11th की, तो क्लास 11th में 2 चैप्टर्स हैं जो आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है। सबसे पहला चैप्टर जो था आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक, ये आपके टर्म 1 में ऑलरेडी आ चुका है। अब बात करते हैं हाइड्रोकार्बन की। काफी इंटरेस्टिंग ये आपका चैप्टर होने वाला है, काफी कुछ यहाँ पे आप सीखोगे और यहीं से आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इंटरेस्ट जो है और बढ़ता जाएगा। और कोशिश भी पूरी यही रहेगी कि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इंटरेस्ट आपका डेवलप करवाती जाऊं। ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रोकार्बन को हम 2 पार्ट्स में 2 लेक्चर्स में रिवाइज करने वाले हैं। ये वाला जो लेक्चर होगा ये पार्ट नंबर 1 रहेगा। इसमें हम आपका बेसिक चीजें डिस्कस करेंगे कि हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या होता है, आईयूपैक नॉमेनक्लेचर के ऊपर रिविजन करेंगे, आइसोमेरिज्म डिस्कस करेंगे और सारी ही चीजें हम यहाँ पे करने वाले हैं अच्छे तरीके से। उसके बाद मैं आपको पार्ट 2 करवाऊंगी जिसमें फाइनल आपका हाइड्रोकार्बन का चैप्टर हम फिनिश करने वाले हैं। ठीक है, तो फटाफट से स्टार्ट कर देते हैं अपना लेक्चर। आई होप आप सभी लोग जो है एक्साइटेड होंगे। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, मुझे बड़ा मजा आ रहा है बता आप लोगों को पढ़ा के। ठीक है, तो यहाँ पे फटाफट से आप स्टार्ट करने वाले हैं। जैसे कि मैंने बोला, माय नेम इज शगुन एंड यहाँ पे मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ाने वाली हूँ। और आप जानते होंगे कि मैंने मास्टर्स करी है अपनी मिरांडा हाउस दिल्ली यूनिवर्सिटी से। सो बेसिकली आई एम अ केमिस्ट्री मेजर, बट मैं यहाँ पे आपको बोर नहीं होने दूंगी। ठीक है, थोड़ा सा समझ गए ना, बोर नहीं होने दूंगी। यहाँ पे बड़े मजे से हम केमिस्ट्री को सीखने वाले हैं। और अब चलते हैं आगे, एक छोटी सी अच्छी सी बात थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास है। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक चीज मैं आपको बता रही हूँ। सो वेलकम टू द क्लास ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, आपकी पहली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास है मेरे साथ। एंड एज यू ऑल नो, जितना भी हमारे अगर हम एनवायरमेंट में देखते हैं, थोड़ा सा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करेंगे, जितना भी हम एनवायरमेंट में देखते हैं मोस्टली जो मटेरियल है आपका ऑर्गेनिक है। आपकी बॉडी में इतने सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। जो आप क्लोथ पहन रहे हो, जो आप फूड कंज्यूम कर रहे हो, जो आप एनिमल लाइफ में देख रहे हो या प्लांट किंगडम्स में देख रहे हो, तो वो सारे ही कंपाउंड्स आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एंड मोस्टली वहां पे आपका कार्बन जो है वो इन्वॉल्व होता है। आपको पता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज अ केमिस्ट्री ऑफ कार्बन। तो वहां पे कार्बन ना कैटिनेशन प्रॉपर्टी करता है, आइसोमेरिज्म शो करता है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज कार्बन की अपनी खुद की होती है और वो डिफरेंट कंपाउंड्स बना सकता है। एक छोटा सा एलिमेंट पूरे पीरियोडिक टेबल में आप देख रहे हो कार्बन ने कितनी मचा रखी है। तो जितने भी एलिमेंट्स हैं आपके कार्बन के, वो सारे आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ही हम कंसिडर करते हैं। एंड अगर हम बात करें आपके कार्बन्स में, आपकी जो चेन है उसमें थोड़ा सा भी मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट हो जाता है तो आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कंपाउंड चेंज ही हो जाता है, बिल्कुल उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है। ठीक है, तो आप कितनी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ लो, आपको वो कभी भी याद नहीं रहेगा क्योंकि थोड़ा सा भी मॉडिफिकेशन वहां पे हो गया तो बस काम खत्म। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर आपको पता है यहाँ पे कोविड हमारा चल रहा है। ठीक है, तो कोविड की अगर हम बात करें तो नए नए वेरिएशन आ रहे हैं। तो वो क्यों आ रहे हैं? थोड़ा सा भी मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट में आपका हो जाता है। आपके कोविड वायरस के अंदर अगर थोड़ा सा भी मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट हो जाता है तो वो नया वेरिएंट बन जाता है। ठीक है, तो ये समझ पा रहे हो कितनी वास्ट है अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इसको सीख रहे हैं हम, बहुत बड़ी बात है। ठीक है, चलिए तो फटाफट से स्टार्ट कर देते हैं अपना आज की क्लास में क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो ये मेजर टॉपिक है आज की क्लास में हम ये समझने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं आपको हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या होता है उस बेसिक इंट्रोडक्शन में यहाँ पे हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, इसके बाद जो सेकंड पॉइंट है क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन हम करने वाले हैं। थर्ड में आइसोमेरिज्म के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। आइसोमेरिज्म 2 तरीके के होते हैं, एक स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और एक स्टीरियो आइसोमेरिज्म, काफी डिटेल में हम यहाँ पे समझने वाले हैं। एंड द फोर्थ पोर्शन विल बी योर आईयूपैक नॉमेनक्लेचर। ये सारे ही टॉपिक हम 1 शॉट में कवर करने वाले हैं। सारी ही चीजें आपकी बहुत अच्छे से हम धीरे धीरे कवर करेंगे। ऐसा नहीं है कि एकदम से हम रेल बना देंगे, सब कुछ समझ आने वाला है। बस आप थोड़ा सा पेशेंस रखना, मेरे साथ बने रहना, पूरा लेक्चर आपको देखना। कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि बीच में छोड़ के जा रहा है। ठीक है, प्रॉमिस करोगे ना मेरे साथ? पूरा लेक्चर आपको यहाँ पे मेरे साथ देखना है। आपकी सारी चीजें मैं करवाऊंगी, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, ओके, सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन, जिसका बेसिकली क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स का मतलब क्या होता है, इसके ऊपर थोड़ा सा हम डिस्कशन कर लेते हैं। यही बेसिक इंट्रोडक्शन रहेगा। सो बेसिकली अगर हम बात करें हाइड्रोकार्बन्स में आप देख पा रहे होंगे 2 वर्ड्स इसमें इन्वॉल्व हैं, एक हाइड्रो और दूसरा कार्बन। हाइड्रो का मतलब आपका हाइड्रोजन बोला जाता है। हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन होता है और कार्बन मतलब आपका नॉर्मल कार्बन है। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन इज अ पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिकॉज इसमें कार्बन आ रहा है। ठीक है, सो हाइड्रोकार्बन्स क्या हो गए, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन से मिलके बने होते हैं।
तो आप डेफिनेशन लिख सकते हैं हाइड्रोकार्बन की, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट आर मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन्स ओनली। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट आर मेड अप ऑफ किससे बने होते हैं बताइए? सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन से जो मिलके बनते हैं उन्हें हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। दैट आर मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन्स ओनली। तो उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को क्या बोलेंगे? आपके हाइड्रोकार्बन्स बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे मीथेन की, है ना, थोड़ा सा हम एग्जाम्पल्स के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। CH4 एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बना हुआ है। इसमें एक कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है, तो सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन से जो मिलके बना होता है ये हाइड्रोकार्बन है। अगर मैं आपको बोलूं कि मेरे पास HC या फिर आप बोल सकते हो C2H4, तो यहाँ पे अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं तो इस तरीके से बना सकती हूँ C2H4। तो क्या ये एक हाइड्रोकार्बन है? जी हाँ, बिल्कुल हाइड्रोकार्बन है। क्यों? क्योंकि इसके पास सिर्फ कार्बन्स हैं और यहाँ पे हाइड्रोजन है। सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके जो बनता है कंपाउंड उसे हम हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? हाइड्रोकार्बन हो जाएगा। ऐसे ही अगर मैं आपको बोलूं थर्ड एग्जाम्पल HC ट्रिपल बॉन्ड CH, तो क्या ये मेरा हाइड्रोकार्बन है? बिल्कुल है। ये आपका C2H2 विच इज योर इथाइन, ये भी एक हाइड्रोकार्बन है। ऐसे ही अगर मैं बोलूं C6H6 है, बहुत बहुत कॉमनली इसे पढ़ते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? बेंजीन बोलते हैं, बेंजीन इसे बोलते हैं। क्या ये हाइड्रोकार्बन है? बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन से मिलके बना हुआ है। बेंजीन का जो स्ट्रक्चर है इस तरीके से आप दिखाते हो, हर एक पॉइंट पे यहाँ पे कार्बन होता है, 6 कार्बन रिंग बना रहे होते हैं और ऑल्टरनेट पोजीशन पे आपका पाई बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ये आपका C6H6 बेंजीन है, इसमें सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन है, तो ये भी बेंजीन क्या है? एक हाइड्रोकार्बन में आता है। आई होप आपको समझ आया होगा। दिस इज योर डेफिनेशन। हाइड्रोकार्बन्स आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स व्हिच आर मेड अप ऑफ ओनली हाइड्रोजन्स एंड कार्बन। ठीक है, उन्हें हम हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स व्हिच आर मेड अप ऑफ हाइड्रोजन कार्बन ओनली, उन्हें हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। क्लियर हुआ? चलें आगे, समझ आ गया। बेसिक इंट्रोडक्शन आपकी ऑलमोस्ट हो गई है। इसकी क्लासिफिकेशन के ऊपर हमें बात करनी है, बट कुछ एग्जाम्पल्स आप मुझे बताएंगे। मैं क्वेश्चंस लिख रही हूँ, ये क्वेश्चन नंबर 1 है आपका। आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग आर हाइड्रोकार्बन्स, विच ऑफ द फॉलोइंग आर हाइड्रोकार्बन्स, इनमें से कौन से जो हैं आपके हाइड्रोकार्बन्स हैं? ठीक है ना, बताओगे? चलो, क्वेश्चन नंबर 1 ऑप्शन ए, इफ आई टॉक अबाउट साइक्लोब्यूटेन, क्या ये हाइड्रोकार्बन है? इफ आई टॉक अबाउट, क्या बोलूं, फ्यूरान। ठीक है, कुछ स्ट्रक्चर्स हो सकता है आपको नहीं पता क्लास 11th में, बट मैं आपको स्ट्रक्चर्स दूंगी अभी तो समझ आ जाएगा आपको। ठीक है, ओके, सो वी कैन राइट पिरिडीन, क्या ये हाइड्रोकार्बन है? ठीक है, ये आपको बताना है। ऑप्शन आपका थर्ड फोर्थ पार्ट टोलुइन। ठीक है, क्या ये हाइड्रोकार्बन्स है? जल्दी से वीडियो को पॉज करके आप मुझे बता सकते हैं इनमें से कौन कौन से हाइड्रोकार्बन्स हैं और कौन कौन से हाइड्रोकार्बन्स नहीं है। ठीक है, अगर आपको स्ट्रक्चर नहीं पता तो मैं आपको इसमें थोड़ी सी हेल्प कर देती हूँ, लेकिन आपको स्ट्रक्चर्स पता होने चाहिए। इसके बाद सारे स्ट्रक्चर्स आपको याद होने चाहिए। साइक्लोब्यूटेन इज दिस, फ्यूरान इज दिस, ये आपका फ्यूरान है। ठीक है, ओके, पिरिडीन इज दिस एंड लास्ट टोलुइन इज दिस। आपको बताना है इनमें से कौन कौन से हाइड्रोकार्बन्स हैं और कौन कौन से हाइड्रोकार्बन्स नहीं है। ठीक है, मैंने आपको स्ट्रक्चर बता दिया, फटाफट से आप मुझे बताएंगे कि कौन कौन से इनमें से हाइड्रोकार्बन और कौन कौन से हाइड्रोकार्बन नहीं है। ठीक है, सो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, आंसर्स थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सो साइक्लोब्यूटेन में अगर आप देखोगे ये जो पॉइंट्स है ये क्या रिप्रेजेंट करें? कार्बन को रिप्रेजेंट करें। एंड रिमेंबर कार्बन जो है हमेशा 4 बॉन्ड्स बनाते हैं। अभी दिखने को आपको यहाँ पे 2 बॉन्ड्स दिख रहे होंगे, बट बाकी 2 बॉन्ड्स क्या है? हाइड्रोजन होंगे। जहाँ पे और कुछ नहीं दिख रहा वहां पे हाइड्रोजन होगा। ये 2 बॉन्ड्स दिख रहे हैं, बट यहाँ पे बाकी क्या है? हाइड्रोजन है। यहाँ पे 2 बॉन्ड्स है तो 2 हाइड्रोजन होंगे, 2 बॉन्ड्स है तो 2 हाइड्रोजन होंगे। तो इसका अगर आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखते हैं तो C4H8 आता है, और सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन है तो ये आपका हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन है। क्लियर हो रहा है? चलिए इसकी बात करते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इस कार्बन के पास 1 2 3
तो फोर्थ बॉन्ड क्या होगा, हाइड्रोजन। ऐसे यहाँ पे फोर्थ बॉन्ड हाइड्रोजन ने लिया होगा, यहाँ पे भी फोर्थ बॉन्ड हाइड्रोजन का, यहाँ पे भी फोर्थ बॉन्ड हाइड्रोजन का होगा। और ऑक्सीजन तो आपको पता है 2 ही बॉन्ड बनाता है, ये ऐसे स्ट्रक्चर है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखोगे तो C4H4 और एक ऑक्सीजन होगा। तो यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा एक और एटम प्रेजेंट है और इस एटम को हम हेट्रो एटम बोलेंगे। हेट्रो एटम क्या होता है, कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा जो एटम प्रेजेंट होता है उसे हेट्रो एटम बोलते हैं। तो ये आपका हाइड्रोकार्बन नहीं है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन आ गया है, एक हेट्रो एटम आ गया है, ये हाइड्रोकार्बन नहीं है। अगर पेरिडीन की बात करें तो यहाँ पे भी आप देख लेना, हर एक कार्बन के पास आपके 3 बॉन्ड्स है, तो एक एक बॉन्ड जो है हाइड्रोजन ऑक्यूपाई करेंगे। इस तरीके से हमारे पास 5 कार्बन है। क्या है, 5 कार्बन है और एक नाइट्रोजन। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H5N पेरिडीन का। तो यहाँ पे भी आपका नाइट्रोजन क्या है, एक हेट्रो एटम है, एक हेट्रो एटम है। तो ये भी आपका क्या है, हाइड्रोकार्बन नहीं होगा। क्लियर हो रहा है सबको? चलें आगे इसकी बात करते हैं, टोलुइन की बात करते हैं। इसे हम कॉमन आपके आयुपैक नेम में मिथाइल बेंजीन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आयुपैक नेम में से मिथाइल बेंजीन भी बोलते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे अगर आप देखोगे टोटल 7 कार्बन होंगे, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 कार्बन, ये मिथाइल वाला। ठीक है, हाइड्रोजन देखोगे तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे, दूसरा, तीसरा, फोर्थ, 5th हाइड्रोजन। यहाँ पे इस कार्बन के पास ऑलरेडी 4 बॉन्ड्स है, 1 2 3 4, तो कोई भी हाइड्रोजन नहीं है। तो टोटल 7 कार्बन है। हाइड्रोजन कितने, 5 तो रिंग में और 3 ये 8 हाइड्रोजन है। और कोई भी एटम प्रेजेंट है क्या, तो नहीं है। यहाँ पे सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है, कार्बन और हाइड्रोजन है, तो ये क्या बन जाएंगे, आपके हाइड्रोकार्बन बन जाएगा। तो ये भी आपका क्या है, हाइड्रोकार्बन है। क्लियर है? तो ये आपके कुछ क्वेश्चंस हमने करे और हाइड्रोकार्बन का बेसिक मतलब समझा कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनमें सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन प्रेजेंट होते हैं तो उन्हें क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। क्लियर हो गया? चले अब बात करते हैं यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स की, या फिर स्पेसिफिकली हम अगर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को क्लासिफाई करते हैं तो हम ब्रॉडर वे में उसको चेक कर लेते हैं। ठीक है, सो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की अगर हम बात करें, इट इज द कंपाउंड ऑफ कार्बन्स एंड इट्स डेरिवेटिव्स को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को 2 पार्ट्स में फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, एज ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड एज योर साइक्लिक कंपाउंड्स। अब बात करते हैं ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। ठीक है, चलिए एक एक करके समझते जाते हैं। सो आपके जो ऑर्गेनिक कंपाउंड की फर्स्ट कैटेगरी है, ऑर्गेनिक कंपाउंड की फर्स्ट कैटेगरी है, उसमें हम क्या डिस्कस करेंगे, ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं और आपके क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड को ओसी लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए ना। ठीक है, ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और दूसरी कैटेगरी है क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, और फिर ओपन चेन को फर्दर क्लासिफाई करके देखेंगे और फिर क्लोज चेन को भी हम फर्दर क्लासिफाई करके देखेंगे। नाउ अगर हम बात करें ओपन चेन और क्लोज चेन को किस तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं, तो ध्यान से मेरी बात सुनेंगे। अगर हम बात करें ओपन चेन की, तो जो फर्स्ट कार्बन है और जो लास्ट कार्बन है वो आपस में कनेक्टेड नहीं होना चाहिए। फर्स्ट कार्बन एंड लास्ट कार्बन, फर्स्ट कार्बन एंड लास्ट कार्बन should not be connected, should not be connected by a bond। तो वो आपका क्या बोला जाएगा, ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड बोला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इफ आई टॉक अबाउट CH3, CH2, CH2, CH3, तो यहाँ पे फर्स्ट एंड द लास्ट कार्बन कौन सा है, ये कार्बन अगर आप 1 मान लेते हैं, ये सेकंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन, ये आपका फोर्थ कार्बन, दिस इज योर लास्ट कार्बन, फोर्थ कार्बन। 4 कार्बन की ही तो चेन है और फर्स्ट और 4 में आप देख रहे हो कोई भी कनेक्शन नहीं है, कोई भी बॉन्ड नहीं बना हुआ, तो ये क्या हो जाएगा, ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड हो जाएगा। ये बिल्कुल क्या है, ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड हो जाएगा। अगर यहीं पे अगर मैं बात करूं क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड की, तो फर्स्ट एंड द लास्ट कार्बन, फर्स्ट एंड द लास्ट कार्बन is connected via bond, it is connected via bond। समझ आ रहा है सबको? ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ आई टॉक अबाउट साइक्लोब्यूटेन, तो CH2, 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 आप कोई भी कार्बन से स्टार्ट कर सकते हैं बट आपको कंटिन्यूसली चलना है, लास्ट कार्बन तक पहुंचना है। अगर मैं इस कार्बन को 1 बोल रही हूँ तो ये कंटिन्यूटी में 2 होगा, ये फिर 3 होगा और ये आपका फोर्थ कार्बन होगा। अब फर्स्ट और फोर्थ कार्बन एक बॉन्ड से कनेक्टेड है, तो जब कनेक्शन हो जाती है तो उसे हम साइक्लिक कंपाउंड्स बोलते हैं, साइक्लिक कंपाउंड। और आपको साइकिल बनती हुई दिख रही होगी, ये आपका साइक्लिक कंपाउंड है और इसको अगर आप देखोगे तो ये साइकिल बनती हुई दिखेगी, इसमें कोई भी साइकिल नहीं बनेगी। ठीक है, क्लोज स्ट्रक्चर नहीं होगा, यहाँ पे क्लोज स्ट्रक्चर होने वाला है साइक्लिक कंपाउंड में। ठीक है, ऐसे ही आप कुछ एग्जांपल्स लिख सकते हैं और कुछ एग्जांपल्स और लिख लीजिए।
अगर मैं बोल रही हूँ ये वाला, फटाफट से लिखिए। ठीक है ना, ये मैंने लिख दिया, और मैंने एक लिख दिया ये वाला, क्लियर है, ये लिख दिया। अब आपको बताना है वो साइक्लिक है या ये वाला साइक्लिक है, आपको बताना है, ठीक है। सो द आंसर इज, अगर आप यहाँ से उठाते हो इसको, कोई भी स्टार्ट कर लो, यहाँ से स्टार्ट कर लो, ये आपका फर्स्ट कार्बन है, फिर घूमो लॉन्गेस्ट चेन में जाओ और लास्ट कार्बन यहाँ तक आ गए, ये आपका लास्ट कार्बन है। वन और लास्ट कार्बन के बीच में कोई भी बॉन्ड नहीं बन रहा, जब कनेक्टेड ही नहीं है तो ये क्या होंगे, ओपन कंपाउंड होंगे, ये क्या होंगे, ओपन कंपाउंड होंगे, ठीक है, ओके, क्लियर हुआ। अब यहाँ पे देखो कोई साइकिल बनता हुआ आपको नहीं दिख रहा, तो ये ओपन कंपाउंड है। इस केस में आपको ये साइक्लिक स्ट्रक्चर दिख रहा है, तो ऑब्वियसली ये साइक्लिक कंपाउंड होने वाला है, साइक्लिक कंपाउंड होने वाले। अब आप मुझसे पूछ सकते हो, कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हो सकती है, मैम अगर इसे 1 मान ले, इसे 2 मान ले, 3 मान ले, 4 मान ले, 5 मान ले, 6 मान ले, 7 मान ले, तो 1 और 7 तो कनेक्टेड है ही नहीं, तो ये तो साइक्लिक हो ही नहीं सकता। अरे भाई यहाँ पे आपको एक पेरेंट चेन ढूंढनी पड़ती है, पेरेंट चेन हम IUPAC नॉमेनक्लेचर में बताऊंगे। यहाँ पे जो फर्स्ट कार्बन मानोगे वो वाला फर्स्ट कार्बन नहीं मानोगे आप, वो वाला फर्स्ट कार्बन नहीं, ये वाला फर्स्ट कार्बन मानेंगे, वो पेरेंट चेन ढूंढनी पड़ती है, वो मैं आपको बताऊंगी। बट इतना आप याद रख सकते हैं कि अगर साइकिल बनती हुई आपको कोई दिख रही है, अगर आपको क्लोज स्ट्रक्चर दिख रहा है, क्लोज स्ट्रक्चर अगर आपको दिख रहा है, तो आपका ये साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, ये क्या होगा, साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस की तरह दिखना है कि जहां पे साइकिल या क्लोज स्ट्रक्चर बनता हुआ दिख रहा है वो साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, अदरवाइज वो आपका ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। चलिए ओपन चेन को और साइक्लिक में हमने डिवाइड कर दिया, अब ओपन चेन को फर्दर हम स्ट्रेट और ब्रांच में डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप लिख सकते हो ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड में कोई भी साइकिल बनती हुई नहीं दिखती, बट ओपन चेन फर्दर आपकी डिवाइड हो सकती है स्ट्रेट चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड, स्ट्रेट चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड, और दूसरी आपकी ब्रांच्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ब्रांच्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हम इसको फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। अगर मैं बात कर रही हूँ स्ट्रेट चेन में, तो आपको एक पेरेंट चेन ढूंढनी है, वो IUPAC नॉमेनक्लेचर में ही मैं आपको बताने वाली हूँ। बट यहाँ पे देखो, अगर मैं कंटिन्यूटी में कोई चेन बना रही हूँ, ठीक है, इस तरीके से मैंने कोई चेन बनाई, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इस कंटिन्यूटी में आप देखो, आप इस तरीके से कंटिन्यूअसली चलो, कोई भी साइड से ब्रांचिंग होती हुई आपको नहीं दिखेगी, कोई भी साइड से ब्रांचिंग होती हुई नहीं दिखेगी, बिल्कुल स्ट्रेट स्मूथ चेन है आपकी, तो इसे बोलते हैं स्ट्रेट चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड। अगर मैं आपका ये वाला बनाऊं कंपाउंड CH3 CH2 CH CH3, अब ना आपको लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ढूंढनी है, तो आप लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन उठाते हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं और इस तरीके से कंटिन्यूटी में जाते हैं, ठीक है, ये आपकी लॉन्गेस्ट चेन। तो इसके बाद ये बच गया ना, ये बच गया ना, तो इसे क्या बोलेंगे, ब्रांचिंग बोलेंगे। तो जहां पे ऐसे बच जाता है कोई भी चीज, कंटिन्यूटी में जाने के बाद भी बच जाता है कोई भी चीज, तो जहां पे बच गया वो ब्रांचिंग है, और इस कंपाउंड को ब्रांचिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं। क्लियर हुआ, चले आगे। तो यहाँ पे हमने इसको फर्दर स्ट्रेट चेन और ब्रांच्ड में डिवाइड करते हैं। ओपन चेन की क्लासिफिकेशन खत्म हो गई है, बात करते हैं ओपन चेन की क्लासिफिकेशन हमने खत्म कर लिया, स्ट्रेट चेन एंड ब्रांच चेन। अब बात करते हैं साइक्लिक कंपाउंड की। साइक्लिक कंपाउंड को फर्दर हेट्रोसाइक्लिक और होमोसाइक्लिक में डिवाइड कर सकते हैं, और होमोसाइक्लिक को फर्दर एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक में डिवाइड कर सकते हैं। तो डिवाइडिंग योर साइक्लिक कंपाउंड्स फर्दर, साइक्लिक कंपाउंड्स को हम फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं एज homocyclic compounds and heterocyclic compounds, homocyclic and heterocyclic compounds। homocyclic मतलब जो cyclic compounds is made up of only carbon and hydrogen, only कार्बन एंड हाइड्रोजन, जो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बने होते हैं वो आपके साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं, होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं जहां पे कहीं ना कहीं आपका हेट्रो एटम प्रेजेंट होता है, जहां पे कहीं ना कहीं आपका हेट्रो एटम यहाँ पे प्रेजेंट होता है। कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा हेट्रो एटम सच एज ऑक्सीजन या फिर नाइट्रोजन या फिर फॉस्फोरस या फिर सल्फर, ऐसे कोई भी एटम अगर आपका प्रेजेंट होता है रिंग के अंदर, हेट्रो एटम प्रेजेंट इन रिंग, रिंग के अंदर अगर आपका हेट्रो एटम प्रेजेंट होता है तो वो आपका हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होता है। मेक श्योर इट इज प्रेजेंट इन रिंग, ठीक है, रिंग के अंदर प्रेजेंट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल होमोसाइक्लिक में आप एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं, बेंजीन, बेंजीन एक क्या है, होमोसाइक्लिक कंपाउंड है।
ऐसे ही आप यहाँ पे साइक्लोपेंटेन लिख सकते हैं, सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से मिला है, होमोसाइक्लिक कंपाउंड है। ऐसे ही आप मिथाइल बेंजीन लिख सकते हैं या पैरामिथाइल करके डाइमिथाइल करके आप लिख सकते हैं। ये सारे क्या है, होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स, इसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है। व्हेन आई कम टू हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, तो आपका साइक्लिक रिंग में, रिंग के अंदर हेट्रो एटम प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। जैसे आपका टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, फ्यूरान, थायोफीन, पायरोल, पिरिडीन, बहुत सारे इस तरीके से, ये पिरिडीन है, ये फ्यूरान है, ये THF, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान सॉल्वेंट की तरह यूज करते हैं इसे। THF की फुल फॉर्म लिख सकते हैं टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, ये फ्यूरान है, ये पिरिडीन है, ठीक है। ऐसे ही आप यहाँ पे पायरोल के बारे में लिख सकते हैं। ये सारे क्या है, रिंग के अंदर हेट्रो एटम यहाँ पे प्रेजेंट है, तो ये सारे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स है, ठीक है ना। तो आपके साइक्लिक कंपाउंड्स को हमने होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक में डिवाइड कर लिया। नाउ वी कैन फर्दर क्लासिफाई होमोसाइक्लिक कंपाउंड इनटू 2 कैटेगरीज। होमोसाइक्लिक को फिर से हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। यहीं पे बता दूं, होमोसाइक्लिक को आप एलिसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में डिवाइड कर सकते हैं, एलिसाइक्लिक, ठीक है, और एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में डिवाइड कर सकते हैं, एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। एरोमेटिक होने के लिए कुछ कंडीशंस होते हैं, 4-5 रूल्स होते हैं, थोड़ा सा उसको डिस्कस कर लेते हैं, तो आपका ये पूरा क्लासिफिकेशन जो है अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो लेट्स डिस्कस कि आपका एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स जो है वो आपके नॉर्मल साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं, दे आर योर नॉर्मल साइक्लिक कंपाउंड्स, ठीक है, जिसमें आपके ये आ जाते हैं, जैसे साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोपेंटेन, ठीक है, एनी सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड, ठीक है, ये सारे आपके क्या है, होमोसाइक्लिक। साइक्लो, ये आपके नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स भी इसमें आ जाते हैं। ये सारे आपके नॉर्मल एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स है होमोसाइक्लिक में। बट एरोमेटिक कंपाउंड्स की कुछ ना कुछ डेफिनेशंस होती हैं, ठीक है। एरोमेटिसिटी अपने आप में ही बहुत बड़ा टॉपिक है, बट फिलहाल के लिए आप थोड़े से पॉइंट्स लिख लीजिए एरोमेटिक कंपाउंड्स की, और मैं कुछ एग्जाम्पल्स आपको बता देती हूँ एरोमेटिक कंपाउंड्स में। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स में कुछ जो कंडीशंस होते हैं, जो आपका कंपाउंड होता है वो सबसे पहले साइक्लिक होना चाहिए, फिर प्लेनर होना चाहिए, मतलब उसके हर एक कार्बन या तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होंगे या फिर हर एक कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड होंगे, ये आपको पता होना चाहिए, तो उसमें प्लेनारिटी होगी। एक भी कार्बन उसमें sp3 हाइब्रिडाइज्ड, मतलब आपका जो रिंग है उसमें एक भी कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा कॉन्जुगेशन या फिर उसके अंदर रेजोनेंस होनी चाहिए, कंटिन्यूअस कॉन्जुगेशन या फिर रेजोनेंस उसके अंदर होनी चाहिए। एंड द फोर्थ पॉइंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, वो हक्कल रूल को फॉलो करना चाहिए, उसे हक्कल रूल को फॉलो करना आना चाहिए। व्हाट इज हक्कल रूल? 4n + 2p इलेक्ट्रॉन सिस्टम उसके अंदर होने चाहिए, 4n + 2p इलेक्ट्रॉन सिस्टम उसके अंदर होने चाहिए। एग्जाम्पल्स करवाऊंगे, डोंट वरी, ठीक है। तो यहाँ पे हक्कल रूल में अगर आप n की वैल्यू 0 पुट कर देते हैं तो कितने इलेक्ट्रॉन सिस्टम होने चाहिए? 4 × 0 = 0 + 2, इट इज 2p इलेक्ट्रॉन सिस्टम। और 2p इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या है? एक पाई बॉन्ड उसके अंदर हो सकता है, एक पाई बॉन्ड उसके अंदर हो सकता है। आप n की वैल्यू 1 पुट कर सकते हैं, तो आपके पास 4 × 1 + 2 6p इलेक्ट्रॉन्स, 6p इलेक्ट्रॉन्स का मतलब 3 पाई बॉन्ड्स हो सकते हैं उसके अंदर, ठीक है। एक बात याद रखना, कोई भी बॉन्ड हो, एक पाई बॉन्ड हो, एक सिग्मा बॉन्ड हो, एक आयनिक बॉन्ड हो, एक कोवलेंट बॉन्ड हो, या फिर एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो, विच एवर बॉन्ड इट इज, एवरी बॉन्ड, ये हमेशा मैं आपको बहुत बार बोलूंगी, every bond is made up of 2 electrons, every bond is made up of 2 electrons, 2 electrons हर एक बॉन्ड में होते हैं, ठीक है। सो 2p इलेक्ट्रॉन्स मतलब पाई बॉन्ड होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स पाई वाले बॉन्ड के होंगे, तो एक पाई बॉन्ड में 2p इलेक्ट्रॉन ही होंगे, 3p बॉन्ड्स में 6p इलेक्ट्रॉन्स ही होंगे, या फिर आप बोल सकते हो 2p बॉन्ड विथ 1p इक्विवेलेंट, मतलब बेसिकली पाई इक्विवेलेंट्स यहाँ पे होने चाहिए, 3p इक्विवेलेंट्स होने चाहिए। होते क्या है मैं आपको समझा देती हूँ, एक बार 1-2 क्वेश्चंस करवा देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल एरोमेटिक सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे अगर मैंने ये वाला कंपाउंड बनाया, ठीक है, आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या रहेगी, यहाँ पे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज रहेगा, साइक्लिक है, कॉन्जुगेशन है, प्लेनारिटी है, और यहाँ पे एक पाई बॉन्ड है। एक पाई बॉन्ड का मतलब 2p इलेक्ट्रॉन्स, तो ये हक्कल रूल को फॉलो कर रहा है।
हकल रूल को फॉलो करें। कॉन्जुगेशन कैसे, ध्यान से देखो, ये पाई बॉन्ड इधर चला जाएगा तो यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे, इस तरीके से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे साइक्लिक है, हर एक कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है, प्लेनारिटी है, और वहाँ पे आपका 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। और जो मोस्ट कॉमनली एग्जाम्पल यहाँ पे आपको देखने को मिलता है 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम में, वो बेंजीन का देखने को मिलता है। बेंजीन इज द मोस्ट एरोमेटिक कंपाउंड, ये साइक्लिक है, हर एक कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है, ठीक है। आप कैसे चेक करते हो कि sp2 हाइब्रिडाइज है या कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है? तो इसके लिए एक ट्रिक है, छोटी सी ट्रिक, सिंपल से ये है कि अगर हम बात करें कार्बन है, कार्बन के पास चारों के चारों बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड्स है, तो वो कार्बन क्या होगा, sp3 हाइब्रिडाइज। अगर एक कार्बन है उसके पास 3 सिग्मा बॉन्ड्स होगा तो उसके पास हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp2 हाइब्रिडाइज। अगर एक कार्बन है जिसके पास 2 सिग्मा बॉन्ड होगी तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp हाइब्रिडाइज। तो आप बस इतना देख लो इस कार्बन के पास कितने सिग्मा बॉन्ड्स है। हाउ डू वी चेक द सिग्मा बॉन्ड्स? देखो जितने भी सिंगल बॉन्ड्स है वो सारे सिग्मा है, और जहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड आता है तो उसमें से एक बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होता है। इस कार्बन को उठाओ, 1 2 3 और ये 4th बॉन्ड, इसमें से सिग्मा बॉन्ड कौन से हुए जरा बताना। ये सिंगल बॉन्ड सिग्मा, सिंगल बॉन्ड सिग्मा, ये अब 2 बॉन्ड्स है तो ये दोनों बॉन्ड्स में से एक बॉन्ड सिग्मा, तो इस कार्बन के पास 3 सिग्मा बॉन्ड्स है, हाइब्रिडाइजेशन sp2, हाइब्रिडाइजेशन sp2। इस तरीके से आप कर सकते हैं। हर एक कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है जिसमें प्लेनारिटी होगी, 3 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 3 पाई बॉन्ड्स मतलब 3 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। हकल रूल को फॉलो करें, एरोमेटिक सिस्टम, ठीक है। तो ये आपकी पूरी क्लासिफिकेशन हमने कर ली है, हमने बेसिक इंट्रोडक्शन कर लिया, क्लासिफिकेशन कर ली। कमिंग टू द टॉपिक ऑफ योर आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म थोड़ा सा वास्ट टॉपिक है, बट कोई बात नहीं, हम यहाँ पे पूरे अच्छे से करेंगे, ठीक है। बोर तो नहीं हो रहे ना, बोर तो नहीं हो रहे, समझ आ रहा है? कोई भी अगर आपको लग रहा है कि मैम एरोमेटिसिटी समझ नहीं आई है, आप वो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, उसका हम मैं अलग से क्लास ले लूंगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। कोई भी अगर आपको लगता है कि मैम हाइब्रिडाइजेशन में दिक्कत है, एरोमेटिसिटी में दिक्कत है, वो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, उसका एक अलग पोर्शन बन जाएगा, ठीक है। बट जितना समझ आ रहा है, जितना मैं समझा रही हूँ, आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा, बट फिर भी कोई दिक्कत है तो आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू, ठीक है। तो इसकी टेंशन आपको नहीं करनी है बिल्कुल भी, और मज़ा भी आ रहा होगा तो प्लीज़ स्टार्ट मोटिवेटिंग योरसेल्फ, ठीक है। बहुत अच्छा, अगर थोड़ी सी बात करते हैं, अगर हम बात करें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, काफ़ी इंटरेस्टिंग होती है ऑर्गेनिक। अगर हम बात करें केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। मेरा फेवरेट पोर्शन हमेशा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रहा है, ठीक है। द रीजन बिहाइंड इज कि वहाँ पे दिमाग लगता है, वहाँ पे कंसेप्ट है, वहाँ पे चीज़ें समझने के लिए है। फिजिकल केमिस्ट्री इज ऑल्सो वेरी गुड, समझने के लिए वहाँ पे अच्छी चीज़ें हैं, बट कहीं ना कहीं न्यूमेरिकल पोर्शन में बच्चे अटक जाते हैं तो उनको मुश्किल लगता है। एंड व्हेन आई टॉक अबाउट आइसोमेरिज्म, कुछ चैप्टर्स को छोड़ के बाकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री काफ़ी लर्निंग होती है, कुछ चैप्टर्स बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं। जैसे अगर हम बात करें क्लास 11th में, तो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन द प्रॉपर्टीज, अमेजिंग चैप्टर। केमिकल बॉन्डिंग, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, अमेजिंग चैप्टर है। ऐसे ही 12th में आओगे तो कोऑर्डिनेशन, बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत मजा आएगा, क्योंकि वहाँ पे कंसेप्ट है, वहाँ पे समझने के लिए हमारे पास कुछ है, ठीक है। बट व्हेन इट कम्स टू एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक्स, तो वहाँ पे अगेन वहाँ पे लर्निंग है, कोशिश पूरी करेंगे कि उसको भी थोड़ा सा अमेजिंग बना के ही आपको लोगों को पढ़ाए, ठीक है। तो बट अगर बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, ओवरऑल इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ अ केमिस्ट्री, और इसी से आप केमिस्ट्री में इंटरेस्ट को डेवलप कर सकते हो। मेहनत लगती है इसमें अनडाउटेडली, केमिस्ट्री को समझने के लिए, या कोई भी छोटा सा सब्जेक्ट भी है उसको समझने के लिए एक डेडिकेशन चाहिए होती है, एक मेहनत चाहिए होती है, आपको मेहनत लगती है, और आई नो कि आप लोग वो कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब फाइनली टॉपिक पे वापस आते हैं। क्या करेंगे? आइसोमेरिज्म का टॉपिक करेंगे। मैं आपको ऑलरेडी करवा चुकी हूँ 2 टॉपिक्स हमारे। जो पहला टॉपिक था वो बेसिक इंट्रोडक्शन था, और अब आइसोमेरिज्म का टॉपिक है जो हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक और है, IUPAC नोमेनक्लेचर, उसको भी हम कवर करेंगे, ठीक है। सो आइसोमर्स क्या होते हैं, ये मेरा क्वेश्चन आपसे है। अगर आपको पता है तो आप बता सकते हो डेफिनेशन उसकी इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। ओके, सो अगर सबसे पहले पूछूं व्हाट आर आइसोमर्स, और आइसोमर्स में फर्दर 2 कैटेगराइजेशन होते हैं, स्ट्रक्चरल और स्टीरियो आइसोमरिज्म। हाउ डू आई चेक कि वहाँ पे स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म लग रहा है यहाँ पे, या फिर वहाँ पे स्टीरियो आइसोमरिज्म लग रहा है, ये मैं कैसे चेक करूँ? तो वही चीज़ यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। चलिए डिस्कस करते हैं अपने टॉपिक आइसोमरिज्म का। सो आइसोमर्स की आप डेफिनेशन सिंपल से ये लिखेंगे। यूजुअली मैंने जितने भी बच्चों को देखा है ना, वो क्या बोलते हैं आइसोमर्स की, अगर कोई डेफिनेशन उनसे पूछता है तो सबसे पहले पता है वो क्या बोलते हैं? सबसे पहले वो बोलते हैं कि आइसोमर्स आर द 2 compounds having the same molecular formula but different structural formula, है ना। यही डेफिनेशन बोलते हैं क्योंकि यही याद करवाई जाती है। बट आपको आइसोमर्स के बारे में सिर्फ इतना बोलना होता है, those compounds which have same molecular formula।
अब उनमें स्ट्रक्चरल डिफरेंस है तो वो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होंगे, और कुछ आइसोमर्स में तो स्ट्रक्चरल डिफरेंस होता ही नहीं है, स्पेस में एटम्स या पोजीशन की डिफरेंस होती है, तो वो स्टीरियो आइसोमेरिज्म की कैटेगरी में जाते हैं। अगर कोई आपसे पूछे व्हाट आर आइसोमर्स, तो आप क्या बोलेंगे? आइसोमर्स आर दोज कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। आइसोमर्स क्या होते हैं? वो वाले आपके कंपाउंड्स जिनके पास सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होते हैं। आई होप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको पता होगा क्या होता है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है कि भाई उसमें कितने कार्बन है, कितने हाइड्रोजन है, या फिर कितना कोई और एटम प्रेजेंट है, उस हिसाब से आप उसको एक कंडेंस्ड फॉर्म में लिखते हैं, उसे हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बोलते हैं। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिख लेते हैं। अगर मैं आपको बोल रही हूँ एक कंपाउंड मेरा है CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, मेरा ये एक कंपाउंड है, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे लिखेंगे आपको मुझे बताना है। और दूसरा कंपाउंड में बोल रही हूँ ये वाला, इसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको मुझे लिख के बताना है। कैसे करोगे? ध्यान से देखो, काउंट योर टोटल नंबर ऑफ कार्बन्स एंड टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स, बस वही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, उसको ढंग से लिख लीजिए। यहाँ पे 1 2 3 4 कार्बन्स है, C4 बन जाएगा, और हाइड्रोजन्स कितने? 3 4 5 6 7 8 हाइड्रोजन्स है, C4H8 इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड 8। ठीक है, इसकी बात करेंगे तो 4 कार्बन होंगे, और हर एक कार्बन में आपको पहले भी बताया इसके पास 2 बॉन्ड्स है, तो 2 हाइड्रोजन्स हर एक कार्बन के पास होने वाले हैं। अगर कुछ भी नहीं है तो वहां पे क्या होंगे? हाइड्रोजन्स होंगे। तो इस तरीके से इसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बन जाएगा? C4H8। ये दोनों ही कंपाउंड्स आपके अलग है, ये दोनों ही कंपाउंड्स आपके अलग है, बट इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? सेम है। ये सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूले वाले कंपाउंड्स को क्या बोलेंगे? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूले वाले कंपाउंड्स को ही क्या बोलेंगे? आइसोमर्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आइसोमर्स बोलेंगे। क्लियर हुआ? ऐसे एक और बताते हो। ठीक है, एक और बताते हो, ध्यान से देखना। ओके, सो सेकेंड वाले, अगर मैं बोल रही हूँ A CH3 CH डबल बॉन्ड CH3, ठीक है, बट इसको मैं खोल के दिखा रही हूँ आपको, किस तरीके से दिखा रही हूँ, ध्यान से देखना। CH3 C डबल बॉन्ड C H यहाँ पे, एक H यहाँ पे CH3, ये मेरा A कंपाउंड है। ठीक है ना। इसकी बात करते हैं B कंपाउंड की, तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH3, ये है। ठीक है, इसको मैं पूरा खोल के दिखा रही हूँ, ये कंपाउंड। तो आप बोलोगे मैम ये तो दोनों सेम है, बट ध्यान से देखो ये दोनों अलग है। ठीक है, ये दोनों अलग है। कैसे अलग है? ये दोनों दिखने में सेम दिख रहे होंगे। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखो पहले इसका। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला विल बी हाउ मेनी कार्बन्स? दोनों में 4 कार्बन्स है, 3 6 7 8 हाइड्रोजन्स। दोनों का ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन स्ट्रक्चर्स भी तो सेम है। जैसा ये बनाया वैसा ही ये बनाया। यहाँ पे दोनों स्ट्रक्चर्स अलग थे, ये स्ट्रेट चेन था, ये साइक्लिक कंपाउंड था, ये स्ट्रक्चर्स अलग है। इस केस में स्ट्रक्चर सेम है, बट फर्दर आप इसको आगे चलते हैं तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे मिथाइल ऊपर है, दोनों ही मिथाइल ऊपर है। इस केस में एक मिथाइल ऊपर है और एक मिथाइल नीचे। तो लोकेशन या फिर पोजिशन ऑफ ग्रुप्स और एटम्स इन स्पेस डिफरेंट है। यहाँ पे ये दोनों ही कंपाउंड अलग है। अगर आपको पता है तो इसे सिस ब्यूट-2-ईन बोलते हैं। इस कंपाउंड को क्या बोलेंगे? सिस ब्यूट-2-ईन। ये कंपाउंड अलग होगा। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर में बताया, थोड़ा सा भी मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट हो गया, पोजीशंस चेंज हो गई, कंपाउंड अलग हो जाता है। ये कंपाउंड इससे अलग है क्योंकि यहाँ पे दोनों मिथाइल ग्रुप सेम डायरेक्शन में, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप ऑपोजिट डायरेक्शन में। ध्यान से देख पा रहे हो, इस पोजीशन पे हाइड्रोजन ऊपर कर दिया और मिथाइल नीचे कर दिया। ये दोनों अलग है। इसे ट्रांस ब्यूट-2-ईन बोलेंगे और इसे हम सिस ब्यूट-2-ईन बोलेंगे। तो आप मुझे बताओ, ये आइसोमर्स तो है, बट यहाँ पे पोजीशन, इनके स्ट्रक्चर सेम है। अगर आइसोमर्स में आप बोलते हैं सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, तो यहाँ पे तो स्ट्रक्चर सेम है ना। तो आइसोमर्स को हम इतना ही डिफाइन करते हैं, आइसोमर्स हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बस, फुल स्टॉप। अब आइसोमर्स में हम फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स और स्टीरियो आइसोमरिज्म की। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में बोलते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आर दोज आइसोमर्स व्हिच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फीचर्स। Those isomers which have same molecular formula. Isomers are same molecular formula रहेगा, but different structures. But they have different structures. उनके अंदर क्या होंगे? डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होने वाले हैं। तो ऐसे आइसोमर्स को स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बोला जाता है।
अगर हम बात करें स्टीरियो आइसोमर्स को, तो स्टीरियो आइसोमर्स में क्या होता है, दे हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, दोज कंपाउंड्स व्हिच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम स्ट्रक्चरल फीचर्स, सेम स्ट्रक्चर्स आप बोल सकते हो, बट पोजीशन ऑफ एटम्स भी हो सकते हैं या फिर ग्रुप्स भी हो सकते हैं इन स्पेस इज डिफरेंट। तो ऐसे आइसोमर्स को क्या बोलेंगे, स्टीरियो आइसोमर्स बोलेंगे। ऐसे आइसोमर्स को स्टीरियो आइसोमर्स बोलेंगे। और जहां पे स्ट्रक्चरल डिफरेंस आ जाता है, जहां पे स्ट्रक्चरल डिफरेंस आ जाता है, तो वहां पे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आप बोलते हो। अब हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सा स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म है, कौन सा स्टीरियो आइसोमरिज्म है, तो उसके लिए एक वर्ड हम डिफाइन करेंगे, कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी से हम पता लगाएंगे कि आपके वो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है या फिर स्टीरियो आइसोमरिज्म है। यहाँ पे समझने की कोशिश करो, स्टीरियो का मतलब होता है स्पेस। तो एटम्स या फिर ग्रुप्स की स्पेस में, पूरे स्पेस में जहाँ पे आपके एटम्स और ग्रुप अरेंज्ड है, वहां पे उनकी पोजीशन डिफरेंट है, तो वो स्पेस स्टीरियो आइसोमर्स है। और स्ट्रक्चर में ही डिफरेंस है, स्ट्रक्चर में ही डिफरेंस है, तो वो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है। अब कैसे डिस्टिंग्विश करें, तो स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म में आप लिख सकते हो यहाँ पे कनेक्टिविटी, जो दो आपके कंपाउंड्स दिए हुए हैं उनमें कनेक्टिविटी डिफरेंस होगा, कनेक्टिविटी डिफरेंस होगा। और स्टीरियो आइसोमर्स में आप याद रख सकते हो, इनमें कनेक्टिविटी सेम होने वाली है, कनेक्टिविटी सेम होने वाली है। मैं आपको ट्रिक बताती जा रही हूँ, लिखते जाइए, कनेक्टिविटी सेम होने वाली है। अब कनेक्टिविटी का मतलब क्या होता है मैं आपको बताऊंगी, बट यहाँ पे देखो स्टीरियो आइसोमर्स में फर्दर हम क्लासिफाई कर सकते हैं ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आइसोमर्स। ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आइसोमर्स ये दोनों ही आपके कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स बोले जाते हैं, ये दोनों ही आपके कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स बोले जाते हैं, ठीक है। एक और क्लासिफिकेशन है स्टीरियो आइसोमरिज्म की, आप यहाँ पे कर सकते हैं। स्टीरियो आइसोमर्स को हम फर्दर कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स में भी कैटेगराइज कर सकते हैं। स्टीरियो आइसोमर्स मैं आपको यहीं पे बता देती हूँ, आपस में दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, एक कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स और एक कॉन्फिगरेशनल। जहाँ पे कॉन्फिगरेशन में आप ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल में फर्दर डिवाइड करते हैं, और कॉन्फॉर्मेशनल में हम कॉन्फॉर्मेशंस को पढ़ते हैं। बताती हूँ क्या होता है, आराम से हम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से करवाऊंगी, ठीक है। पहले हम ये समझते हैं कि इन दोनों में कैसे डिफरेंशिएट करें, कनेक्टिविटी और स्टीरियो में कैसे डिफरेंशिएट करें, वो हमें समझना है, ठीक है। उसके बाद हम स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म के ऊपर चलेंगे। सो लेट्स टॉक अबाउट द वर्ड कनेक्टिविटी फर्स्ट। तो जैसे कि मैंने बोला, आपके दो मॉलिक्यूलर फॉर्मूले सेम दे दिए, ठीक है, कंपाउंड्स आपको स्ट्रक्चर बना के दे दिया है, बस आपको चेक करना है कि स्टीरियो आइसोमर्स है या फिर स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म है। तो आप चेक करोगे कनेक्टिविटी सबसे पहले, अगर कनेक्टिविटी सेम है तो वो स्टीरियो आइसोमर्स है। अगर कनेक्टिविटी डिफरेंस है, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में कनेक्टिविटी डिफरेंस है, तो वो स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म है। और फिर स्ट्रक्चर को भी हम फर्दर क्लासिफाई ये आपको डिवाइड करेंगे, ठीक है। ओके, सो कनेक्टिविटी का मतलब समझते हैं। अगर मैं आपको स्ट्रक्चर्स बना के दे रही हूँ, सबसे पहले ये वाला CH3 CH CH3 CH2 CH2 CH3, ये मेरा A कंपाउंड मैंने बनाया, ये A कंपाउंड, फर्स्ट का A कंपाउंड, फर्स्ट ही का B कंपाउंड, CH3 CH2 CH, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH2 CH3। दोनों में ही अगर आप देखोगे तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। कैसे, आपको पता है 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, तो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H14 आने वाला है। काउंट करे ना, दोनों का जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है तो हम इनको डेफिनेटली क्या बोलेंगे कि ये दोनों आइसोमर्स हैं। आइडेंटिकल नहीं है, आइसोमर्स हैं। आइडेंटिकल क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप देखो, अब ये CH3 ग्रुप सेकेंड कार्बन पे, इसको 1 2 3 4 5 दे दो, तो ये CH3 ग्रुप सेकेंड कार्बन पे। अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो ये वाला जो CH3 ग्रुप है थर्ड कार्बन, तो यहाँ पे कनेक्टिविटी बेसिकली आप देख रहे हो, पोजीशन डिफरेंट है। ये दोनों कंपाउंड्स अलग हैं लेकिन दोनों आइसोमर्स है। अब अगर आप देखते हो कनेक्टिविटी, ये स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है, स्टीरियो आइसोमर्स है, तो उसमें हम कनेक्टिविटी देखेंगे। तो ये वाला जो CH3 है किससे जुड़ा हुआ है, CH से जुड़ा हुआ है, बट ये वाला जो CH3 है किससे जुड़ा हुआ है, CH2 से जुड़ा हुआ है। दिस इज द पॉइंट ऑफ डिफरेंस। तो यहाँ पे ये कनेक्टिविटी डिफरेंस है, ये कनेक्टिविटी डिफरेंस है। अगर आप उल्टा देखते तो ये CH3 CH2 से जुड़ा हुआ है, ये CH3 CH2 से जुड़ा हुआ है, ये तो सेम हो गया। ये CH2 CH2 से जुड़ा हुआ है, ये CH2 CH से जुड़ा हुआ है। तो इस पॉइंट पे उल्टा चलते तो इस पॉइंट पे डिफरेंस मिलता, ऐसे चल रहे हो तो इस पॉइंट पे पहले सेकंड पॉइंट पे डिफरेंस मिल गया।
समझ आया? तो ये कनेक्टिविटी डिफरेंस है, और जहां पे कनेक्टिविटी डिफरेंस आएगी तो हम इन्हें क्या बोलेंगे, ये आपके स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है। ये आपके क्या है, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है। क्लियर हुआ? ठीक है ना? चलिए आगे। ओके, कुछ कंपाउंड्स और बनाते हैं, कुछ कंपाउंड्स और बनाते हैं। सेकंड में आप लिख सकते हैं, इफ आई मेक, यही वाला बना लेते हैं जो अभी आपने बनाया। यहाँ पे ना आपको कनेक्टिविटी का मतलब समझाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप अच्छे से चीजों को समझ पाएंगे। ठीक है, ओके, ये मैंने कंपाउंड बनाया। चलो, ये ज्योमेट्रिकल है, सॉरी ज्योमेट्रिकल तो हमारे पास पता लग गया है, बट ये स्टीरियो है या फिर स्ट्रक्चरल है, चेक करते हैं। ये CH3 इस कार्बन से जुड़ा हुआ है जिसके पास एक हाइड्रोजन और डबल बॉन्ड है। ये CH3 इस कार्बन से जुड़ा हुआ है जिसके पास डबल बॉन्ड और एक हाइड्रोजन है, बिल्कुल सेम अभी तक है। ये कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, ये कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, ये भी सेम आ गया। ये कार्बन के पास एक CH3 और एक हाइड्रोजन ग्रुप है, इस कार्बन के पास भी एक CH3 और एक हाइड्रोजन ग्रुप है, ऑल्दो पोजीशन अलग है बट अटैचमेंट तो सेम चीज से है ना। तो यहाँ पे क्या है, कनेक्टिविटी सेम है, कनेक्टिविटी सेम है, तो ऑब्वियसली दिस विल बी द पार्ट ऑफ स्टीरियोआइसोमेरिज्म, दिस विल बी द पार्ट ऑफ स्टीरियोआइसोमेरिज्म। क्लियर हुआ? एक और कर लेते हैं, बस लास्ट वाला कर लेते हैं, फिर आपको सारी चीजें समझ आ जाएंगी। इफ आई एम मेकिंग, लेट मी मेक दिस, क्या बनाऊं, ध्यान से देखो, हाँ ये बना रही हूं। ठीक है, ओके, ये बना रही हूं, वो अलग है और ये भी अलग है। ये मेरा फर्स्ट कंपाउंड, ये मेरा सेकेंड कंपाउंड। आपको बताना है ये दोनों स्ट्रक्चरल है या स्टीरियोआइसोमेरिज्म है। ध्यान से देखो, कनेक्टिविटी की बात करेंगे। चलो, ये CH3 को पकड़ लो, किससे जुड़ा हुआ है, CH2 से जुड़ा हुआ है और उसके पीछे एक और कार्बन है। ये CH3 किससे जुड़ा हुआ है, CH2 से जुड़ा हुआ है और इसके पीछे एक और कार्बन है। ये आपका कार्बन है जिससे किससे जुड़ा हुआ है, 3 हाइड्रोजन। ये आपका कार्बन 3 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है। अगर आप दोनों को देखते हो तो ये CH3 CH2 CH3 प्रोपेन ही है, CH3 CH2 CH3 प्रोपेन ही है, दोनों की कनेक्टिविटी सेम है, तो ये आपके स्टीरियोआइसोमर्स का पार्ट हो जाते हैं। अब स्टीरियोआइसोमर्स में ये अगर हम बात करें तो ये आपके कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स का पार्ट होते हैं, कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स का पार्ट होते हैं, और ये वाले जो आइसोमर्स हैं ये आपके कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स का पार्ट होते हैं, कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स का पार्ट होते हैं। ठीक है, लिखवाऊंगी अभी, अच्छे से लिखवाऊंगी, बट समझ आया स्टीरियो आइसोमर्स और स्ट्रक्चरल आइसोमर्स को किस तरीके से आप डिफरेंशिएट करते हैं। क्लियर हुआ सबको? चले आगे। चलिए, अब ना स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में कनेक्टिविटी डिफरेंस आपको समझ आ गया। अब हम इन सारी चीजों में कनेक्टिविटी डिफरेंस का मतलब और गहराई से देखते जाएंगे। इसको हम फर्दर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स को चेन आइसोमरिज्म, पोजीशन, फंक्शन, मेटामरिज्म, टॉटोमरिज्म और रिंग चेन में क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, ओके, कमिंग टू टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ योर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में अगर हम बात करें, आइसोमर्स का मतलब अभी हमने बताया, इनके पास क्या होगा, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा। स्ट्रक्चरल का मतलब क्या बताया इसके बाद, बट कंपाउंड्स में स्ट्रक्चर में डिफरेंस होगा, स्ट्रक्चर में डिफरेंस होगा। स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, कनेक्टिविटी में डिफरेंस होगा, कनेक्टिविटी डिफरेंट होगी, बट इसको हम फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं एज चेन आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चर को फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं एज चेन आइसोमेरिज्म, है ना। कुछ कुछ यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ, चेन के बाद यहाँ पे पोजीशन और फिर फंक्शन है, यहीं पे बता देती हूँ। पोजिशनल आइसोमेरिज्म, और इसी में आपको मैं फंक्शनल आइसोमेरिज्म भी बता देती हूँ। जैसा नाम वहीं पे डिफरेंस है, जैसा नाम वहीं पे डिफरेंस है। ठीक है, ओके, टॉकिंग अबाउट योर चेन आइसोमेरिज्म, तो ऑब्वियसली चेन स्ट्रक्चर में कहाँ पे डिफरेंस होगा, चेन लेंथ में डिफरेंस होगा, चेन लेंथ में डिफरेंस होगा।
स्ट्रक्चरल था तो हम क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर में डिफरेंस है, तो चेन आइसोमेरिज्म है तो चेन लेंथ में डिफरेंस होगा। पोजिशनल आइसोमेरिज्म में पोजिशन ऑफ ग्रुप, पोजिशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट और एनी डबल और ट्रिपल बॉन्ड, वहां पे डिफरेंस देखने को मिलेगा। और फंक्शनल आइसोमेरिज्म की बात करें तो फंक्शनल ग्रुप में ही डिफरेंस देखने को मिलेगा, फंक्शनल ग्रुप में ही डिफरेंस देखने को मिलेगा, बट सबका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, सबका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा। कुछ एग्जांपल्स मैं आपको लिख के बता रही हूँ, फटाफट से लिख लीजिए एग्जांपल्स। अगर हम बात कर रहे हैं चेन आइसोमेरिज्म की तो कुछ एग्जांपल्स लिख लो फटाफट से। दिख रहा है ना, बड़ा लिख दूं क्या थोड़ा सा? ठीक है, ये बनाया सेकेंड कंपाउंड, ये बना दिया, ठीक है, ओके। सो पेरेंट चेन ना आपको ढूंढनी होती है, दैट इज द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन, वो मैं आपको आयुपैक नोमेनक्लेचर में बताऊंगी, बट कुछ आयुपैक नोमेनक्लेचर आपने 10th में भी करा हुआ है, तो ऐसे मत समझना कि मैं ही आगे बताऊंगी, थोड़ा सा 10th में भी करके आए हो तो उम्मीद कर रही हूँ थोड़ा सा पेरेंट चेन के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होगी, बट स्टिल नहीं है तो आयुपैक में सीख जाएंगे, ठीक है, बट क्लास को कंटिन्यू रखना। ओके, कमिंग टू द चेन लेंथ, तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन, इस कार्बन से स्टार्ट करो और लॉन्गेस्ट चेन तक जाओ, वापस नहीं आना, ये आपकी लॉन्गेस्ट चेन है, तो यही आपकी क्या है, पेरेंट चेन। कितने कार्बन है इस पेरेंट चेन के अंदर, कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 कार्बन है, तो ये जो चेन है लॉन्गेस्ट चेन 5 कार्बन की पेरेंट चेन है, 5 कार्बन की पेरेंट चेन है। कमिंग बैक टू दिस, ये आपका CH3 CH से जुड़ा हुआ है, CH2 CH3, वापस आके इसको नहीं लेना है, बस कंटिन्यूअसली जाना है, तो ये आपकी पेरेंट चेन बन जाएगी, ये आपकी क्या बन जाएगी, पेरेंट चेन। जाने को तो आप यहाँ से भी यहाँ तक जा सकते थे, बट वो 3 कार्बन की बन रही है, आपको लॉन्गेस्ट लेनी है, तो मेरे पास ये वाली लॉन्गेस्ट चेन है, समझ आ रहा है, ये वाली क्या है, लॉन्गेस्ट चेन है, पेरेंट चेन। बट इस चेन के अंदर कितने कार्बन है, ध्यान से देखिए, 1 2 3 4 कार्बन है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, ध्यान से देखो यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का निकाल के देखना, C5H10 ही H12 ही आएगा, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, क्लियर हो रहा है? 1 2 3 4, बट यहाँ पे 4 कार्बन की पेरेंट चेन है, 5 कार्बन की पेरेंट चेन है, चेन में डिफरेंस है, इन्हें ही हम क्या बोलेंगे, चेन आइसोमेरिज्म बोलेंगे, ये से क्या बोलेंगे, ये दोनों आपस में क्या है, चेन आइसोमर्स है। अपार्ट फ्रॉम दैट दे आर योर स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, क्योंकि कनेक्टिविटी डिफरेंस आप चेक करते जाना, देखो ये CH3 CH2 से जुड़ा हुआ है यहाँ पे, बट ये CH3 CH से जुड़ा हुआ है, यहीं पे कनेक्टिविटी डिफरेंस आ गया, यहीं पे कनेक्टिविटी डिफरेंस आ गया, तो स्ट्रक्चरल हो जाएगा। देखो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H12 आइसोमर्स, कनेक्टिविटी डिफरेंस मतलब स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। अब चेन में डिफरेंस है, चेन लेंथ में डिफरेंस है, तो चेन आइसोमरिज्म। इसकी बात करते हैं, चलो इसकी बात करते हैं, लिखो इफ आई हैव CH3 CH2 CH2 CH2OH, सेकेंड ये वाला है, ठीक है। अब ये दोनों क्या है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, 4 कार्बन है, दोनों में देख लो 4 कार्बन है, हाइड्रोजन कितने हैं, 3 5 6 7 8 9 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, 3 6 7 8 9, एक सेकेंड रुको, 3 5 7 8 9 10, हाँ सॉरी 10 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, तो इसमें देखो 6 7 8 9 10, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, वर्ड यूज करेंगे आइसोमर्स। कनेक्टिविटी चेक करते हैं, चलो कनेक्टिविटी चेक करो फटाफट से, ये CH3 CH2 से जुड़ा है, ये CH3 CH से जुड़ा है, कनेक्टिविटी डिफरेंस स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। बट अब फर्दर अगर आप देखोगे, मेन चेन है यहाँ पे, अगर आप देखते हो मेन चेन यहाँ पे भी 4 कार्बन की मेन चेन है, यहाँ पे भी 4 कार्बन की मेन चेन है, 4 कार्बन आ रहे हैं चेन में, बट यहाँ पे जो OH ग्रुप है वो फर्स्ट कार्बन पे लगा हुआ है, और यहाँ पे जो OH ग्रुप है इसको सेकंड कार्बन हम बोलेंगे, सेकंड कार्बन पे, इसको 1 2 3 नहीं कर देना, इसका नंबरिंग हम ऐसे करेंगे अब उल्टा, तो ये सेकंड कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे लोकेशन या फिर पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप या फिर कोई भी सब्स्टिट्यूएंट वहां पे डिफरेंस है, तो अब स्ट्रक्चरल में ये पोजिशनल आइसोमेरिज्म की कैटेगरी में चला जाएगा, स्ट्रक्चरल में पोजिशनल आइसोमेरिज्म की कैटेगरी में चला जाएगा, ये पोजिशनल आइसोमर बोला जाएगा।
बात करते हैं फंक्शनल आइसोमर्स की, तो फंक्शनल आइसोमरिज्म में ध्यान से देखेंगे, अगर मैं बोल रही हूं मेरे पास ये वाला ग्रुप है, ठीक है, और दूसरा मैं बोल रही हूं ये है, आपको पता होना चाहिए कीटोन फंक्शनल ग्रुप बोला जाता है, और ये लास्ट में आपका CHO जो है ये एक एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, सेम है। कितना है ध्यान से देखो, C कितने, 3, हाइड्रोजन कितने, 3 4 5 6 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, C3H6O, C3H6O, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, कनेक्टिविटी डिफरेंस, CH3CHO से जुड़ा हुआ है, ये CH3CO से जुड़ा हुआ है, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म, लेकिन यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप CHO है और यहाँ पे कीटोन फंक्शनल ग्रुप है, तो फंक्शनल ग्रुप में ही डिफरेंस आ जाएगा, तो ये फंक्शनल आइसोमर्स बोला जाएगा। तो ये क्या है, फंक्शनल आइसोमर्स है। आई होप इट्स वेरी क्लियर, कोई दिक्कत है तो पूछ लेना, ठीक है। तो ये 3 कैटेगरी हमने कर ली, चेन, पोजीशन, फंक्शनल। अब मेटामेरिज्म, टॉटोमेरिज्म और रिंग चेन मुझे आपको और बतानी है, तो यहाँ पे आप लिख लीजिए, कंटिन्यू कर रहे हैं, मेटामेरिज्म, मेटामेरिज्म, टॉटोमेरिज्म, टॉटोमेरिज्म, इसमें आप कीटो इनॉल स्ट्रक्चर लिख सकते हैं, ठीक है, और लास्ट में रिंग चेन आइसोमेरिज्म, ये स्ट्रक्चर का ही पार्ट है, ठीक है। ये आपका 6th क्लासिफिकेशन। चले आगे। सो व्हेन आई टॉक अबाउट मेटामेरिज्म, तो मेटामेरिज्म यूजुअली उन कंपाउंड्स में देखने को मिलता है जहां पे आपका जो ग्रुप है बीच में है, जैसे ईथर्स, जैसे आपका सेकेंडरी अमीन, इनमें मेटामेरिज्म देखने को मिलता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम ड्रॉइंग CH3O CH2 CH2 CH3, और दूसरे में मैंने बनाया CH3 CH2O CH2 CH3, इसमें भी देख लो 4 कार्बन है, 4 कार्बन और एक ऑक्सीजन और इतने ही हाइड्रोजन आएंगे। तो यहाँ पे कनेक्टिविटी डिफरेंस से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आएगा, ऑब्वियसली आइसोमर्स है, कनेक्टिविटी डिफरेंस है, CH3O से जुड़ा हुआ है, CH3CH2 से जुड़ा हुआ है ना, कनेक्टिविटी डिफरेंस है, कनेक्टिविटी डिफरेंस है, स्ट्रक्चर है। बट अभी ये स्पेसिफिकली मेटामेरिज्म है, क्योंकि ये आपका फंक्शनल ग्रुप है, इसके इस साइड एक मिथाइल ग्रुप है 1 कार्बन और इसके इस साइड 3 कार्बन है, ये बिल्कुल सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूले वाला कंपाउंड है। ये आपका फंक्शनल ग्रुप है, इस साइड 2 कार्बन है और इस साइड 2 कार्बन। जब इस तरीके से आप कार्बन कार्बन को शिफ्ट कर सकते हैं तो वो मेटामेरिज्म बोला जाता है। कौन सा आइसोमेरिज्म शो करता है, मेटामेरिज्म शो करता है। क्लियर हुआ, तो ये मेटामर्स हो गए एक दूसरे के। टॉटोमेरिज्म में स्पेशली आप कीटो इनॉल स्ट्रक्चर्स बोल सकते हो। सो होता क्या है, आपका जो अल्फा हाइड्रोजन होता है कीटो में, अगर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है तो वो टॉटोमेरिज्म दिखा सकता है। किस तरीके से दिखाते हो, पहले तो अल्फा हाइड्रोजन का मतलब समझो। अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, जो आपके कार्बोनिल कार्बन के जस्ट एडजेसेंट कार्बन होता है वो अल्फा कार्बन होता है, और अल्फा कार्बन पे लगे हुए हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। और जो अल्फा हाइड्रोजन होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं। अल्फा हाइड्रोजन क्या होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं। ठीक है, क्लियर है सबको, ठीक है। सो यहाँ पे ये वाला अल्फा हाइड्रोजन है, ये भी अल्फा कार्बन और ये भी अल्फा हाइड्रोजन ही है। सो अगर मैं आपके अल्फा कार्बन से अल्फा हाइड्रोजन ले लूं, बेस डाल के मैंने अल्फा हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट करवा लिया, बहुत ही वीक बेस मैंने डाला, वीक बेस क्या करेगा, इस अल्फा हाइड्रोजन का H पॉजिटिव ले जाएगा, तो यहाँ से CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 माइनस बन गया, और बेस ने हाइड्रोजन ले लिया, लेकिन ये वीक बेस है, ये वीक बेस है, ठीक है। ओके, तो अब क्या होगा, यहाँ पे ध्यान से देखो, ये CH2 माइनस इधर बॉन्ड बनाएगा और ये इधर पाई बॉन्ड को ब्रेक करेगा, तो यहाँ से क्या मिलेगा, CH3 CO माइनस और यहाँ पे डबल बॉन्ड CH2 बन जाएगा, और ये H और B है, तो ये O माइनस बेस से वापस से H ले लेगा और क्या बन जाएगा, COH डबल बॉन्ड CH2। ये आपका इन ऑल फॉर्म है, डबल बॉन्ड को इन बोलते हैं और OH को ऑल बोलते हैं, तो ये आपका इन ऑल फॉर्म है। ये एक स्ट्रक्चर और ये दूसरा स्ट्रक्चर कीटोन का, दोनों का ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम आएगा, दोनों का ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आप चेक कर लो, C3H6O है, बट ये कीटो फॉर्म है और ये इनॉल फॉर्म है। तो ये ऐसी रिएक्शन जहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन शिफ्ट हो जाता है, ऑक्सीजन के पास चला जाता है, तो उसे हम टॉटोमेरिज्म बोलते हैं, ठीक है। चलिए
आगे डिस्कस करते हैं रिंग चेन में। तो आपने देखा होगा जितने भी एल्कीन्स होते हैं, एल्कीन्स के अंदर एक पाई बॉन्ड होता है, और एक पाई बॉन्ड ना एक रिंग के इक्विवेलेंट होता है। किसके इक्विवेलेंट होता है? एक रिंग के इक्विवेलेंट होता है। कहने का मतलब है अगर मैं ब्यूटीन बना रही हूँ, C4H8 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है मेरे पास, तो यहाँ से मैं दो स्ट्रक्चर्स बना सकती हूँ। एक तो ओपन चेन में मैं आपका ब्यूटीन बना सकती हूँ या ब्यूट2इन बना सकती हूँ, कुछ भी ले लो। अब ये एक पाई बॉन्ड है आपका, ठीक है। एक पाई बॉन्ड को अगर आप एक रिंग में कन्वर्ट कर देते हो तो आपको यहाँ पे ये भी साइक्लोब्यूटेन मिलता है। ये साइक्लोब्यूटेन भी आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H8 ही है, और ये भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H8 है, बट ये आपका ओपन चेन है और ये आपका रिंग है। तो ऐसे आइसोमर्स जहाँ पे आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट एक चेन के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है स्ट्रक्चर और दूसरा रिंग के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, तो उसे हम बोलते हैं वो रिंग चेन आइसोमरिज्म शो करते हैं, वो रिंग चेन आइसोमरिज्म शो करते हैं। क्लियर हुआ? तो ये आपके रिंग चेन आइसोमर्स हो गए, और यहाँ पे हमारा स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म वाला पार्ट जो है पूरा कंप्लीट हो गया है। कमिंग टू योर नेक्स्ट आइसोमरिज्म वाली कैटेगरी, जिसका नाम है स्टीरियो आइसोमरिज्म। जिसका नाम क्या है? स्टीरियो आइसोमरिज्म। तो स्टीरियो आइसोमर्स जो हमारे थे, ठीक है, स्टीरियो आइसोमर्स जो हमारे थे, तो स्टीरियो आइसोमर्स की डेफिनेशन क्या लिखाई थी? आइसोमर्स हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम स्ट्रक्चरल फीचर्स, बट पोजीशन ऑफ एटम्स या फिर ग्रुप्स इन स्पेस इज डिफरेंट। स्टीरियो का मतलब होता है स्पेस। स्टीरियो का मतलब क्या होता है? स्पेस। तो लोकेशन या फिर पोजीशन ऑफ एटम्स या फिर ग्रुप स्पेस में क्या है? डिफरेंस है, तो वो स्टीरियो आइसोमर्स बोला जाएगा। इस केस में आपके जो दो एटम्स थे, जो दो कंपाउंड्स थे, उनमें कनेक्टिविटी सेम थी, उनमें कनेक्टिविटी सेम थी, है ना? कनेक्टिविटी क्या थी? सेम थी। क्लियर है? एक बार देखते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखो। ओके, कमिंग टू दिस पर्टिकुलर टॉपिक, स्टीरियो आइसोमर्स को हम फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं। ये आप लिख लीजिए, उस टेबल में नहीं था बट आप एक्स्ट्रा करके लिख लीजिए। स्टीरियो आइसोमर्स को फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं किस किस में? ध्यान से देखो, इसको हम फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं एज कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स, कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स, कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स बोल सकते हैं, और दूसरा कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स। अब हम स्टीरियो आइसोमर्स में भी क्लासिफिकेशन कर रहे हैं कॉन्फिगरेशनल और कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स। अब इन दोनों को डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं? तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, जो दो कंपाउंड्स आपके कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स होंगे A and B, they are not interconvertible into each other. They are not interconvertible, एक दूसरे के अंदर इंटरकन्वर्ट नहीं हो सकते, into each other. है ना? इनको हम इंटरकन्वर्ट नहीं कर सकते एक दूसरे के अंदर। Whereas कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमरिज्म के अंदर अगर हम बात करें तो A and B जो दो हमारे कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स हैं, they are interconvertible into each other. Each other via rotation around single bond. सिंगल बॉन्ड, ठीक है ना? सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन होके ये आपस में A और B एक दूसरे के अंदर रोटेट हो सकता है, ये रोटेट नहीं हो सकते। कॉन्फिगरेशन को हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं एज टू कैटेगरी। नंबर 1 इज ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, नंबर 2 इज ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। आपके सिलेबस में ज्योमेट्रिकल बहुत डिटेल में है, सिस एंड ट्रांस आइसोमरिज्म की यहाँ पे हम बात करेंगे, ठीक है, और ऑप्टिकल इतना डिटेल में है नहीं, ये क्लास 12 में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन हाँ, कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमरिज्म के ऊपर भी बहुत ज्यादा चर्चा करी गई है, कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमरिज्म भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, कुछ एग्जांपल्स। कॉन्फिगरेशनल के अंदर हम मोर स्पेसिफिकली सिस एंड ट्रांस को ही डिस्कस कर रहे हैं। कॉन्फिगरेशनल में आपको बोला कि A and B आर नॉट इंटरकन्वर्टेबल,
इंटर कन्वर्टेबल इनटू ईच अदर, एक दूसरे के अंदर कन्वर्ट ये नहीं हो सकते, ठीक है। इसमें मोर स्पेसिफिकली हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की बात कर रहे हैं। ठीक है, आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं। नंबर 1, सी डबल बॉन्ड सी है, यहाँ पे मैंने बी आर लगाया, यहाँ पे मैंने एच लगाया, यहाँ पे मैंने बी आर लगाया, यहाँ पे मैंने एच लगाया। इसी में ये फर्स्ट है और ये दूसरा इसका आइसोमर बना रही हूँ, सी डबल बॉन्ड सी, नीचे बी आर लगाया, यहाँ पे एच लगाया, ये एज इट इज रहने दिया, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं यहाँ पे कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स के एग्जाम्पल से आप लिख सकते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे चलो यहाँ पे CH3 ले लेते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन। इसको एक्लिप्स्ड कॉन्फॉर्मेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्लिप्स्ड कॉन्फॉर्मेशन, ठीक है। एक और होगा, ठीक है। ये फर्स्ट है। यहाँ पे अगर हम ये बात करते हैं, बस खत्म होने वाला है ये टॉपिक। आई नो थोड़ा सा स्ट्रेच लग रहा होगा, बट कोई बात नहीं, फ्रेश हो जाओ, थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके पानी वगैरह पी आओ, वापस से आगे कंटिन्यू कर लेना। ये आपकी स्टैगर्ड कॉन्फॉर्मेशन है, ठीक है। ओके, कमिंग टू दिस पर्टिकुलर टॉपिक, जैसे कि मैंने बोला कॉन्फॉर्मेशनल में 1 and 2 आर इंटरकन्वर्टेबल इनटू ईच अदर, दे आर इंटरकन्वर्टेबल इनटू ईच अदर, क्लियर है। अब होता क्या है, ध्यान से देखना, जब ज्योमेट्रिकल की बात करें, जब आपके दो ग्रुप्स आपके सेम साइड पे प्रेजेंट हो, इसे हम क्या बोलेंगे? मोर स्पेसिफिकली सिस आइसोमर बोलेंगे। और अगर आपके दो ग्रुप्स ऑपोजिट साइड में प्रेजेंट होते हैं तो इसे क्या बोलते हैं? ट्रांस आइसोमर बोलते हैं, ट्रांस आइसोमर बोलते हैं, ठीक है। कमिंग बैक टू दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर, यहाँ पे देखो CH3 के बिल्कुल पीछे ही CH3H है, जो लेंथ इधर है उसी के पीछे आपका ये वाला बॉन्ड है, इसके पीछे आपका ये वाला बॉन्ड है। जैसा आगे स्ट्रक्चर है वैसा ही पीछे आपका स्ट्रक्चर है, तो इसे हम एक्लिप्स्ड कॉन्फॉर्मेशन बोलेंगे। अगर यहाँ पे देख रहे हो ये CH3 है, इसके जस्ट पीछे कोई बॉन्ड नहीं है, ठीक है। ऐसे देखो ये H है, इन दोनों के बीच में H है, तो ये वाली जब स्ट्रक्चर आ जाती है इसे हम स्टैगर्ड कॉन्फॉर्मेशन बोलते हैं। इसको लर्न करने का सिंपल सा ट्रिक ये है, आप ना एक्लिप्स को दो फॉर्म में बना सकते हैं। एक तो आप इसको याद रखना, ये इन्वर्टेड वाई बोला जाता है। ये क्या है? इन्वर्टेड वाई, है ना। और अगर आपका नॉर्मल इस तरीके से तो इसे हम वाई बोलते हैं, क्लियर है। तो इस तरीके से आपको ना दो कार्बन्स, यहाँ पे ये कार्बन्स है, ये क्या रिप्रेजेंट करें? कार्बन। अभी मैं आपको सॉहॉर्स स्ट्रक्चर बताऊंगी, एक आपके न्यूमैन स्ट्रक्चर बताऊंगी, तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा, बट फिलहाल की समझने की कोशिश करो। ये कार्बन है, ये कार्बन है, इस कार्बन के पास CH3 और 2 हाइड्रोजन है, इस कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन ग्रुप है। ये आपका प्रोपेन का स्ट्रक्चर है, CH3 CH2 CH3। ये भी आपके प्रोपेन का स्ट्रक्चर है, CH3 CH2 CH3, बट यहाँ पे अलग तरीके से रिप्रेजेंट करा हुआ, ये है कार्बन ही आपका, ठीक है। स्टैगर्ड कॉन्फॉर्मेशन में क्या होता है, अगर आप एक कार्बन के ऊपर इन्वर्टेड वाई लगा रहे हैं तो पीछे वाले कार्बन के ऊपर आप सीधा वाई लगाएंगे, ये आपकी स्टैगर्ड कॉन्फॉर्मेशन है। या फिर उल्टा भी कर सकते हैं, पहले वाले कार्बन के ऊपर आपने वाई लगाया तो पीछे वाले कार्बन के ऊपर इन्वर्टेड वाई लगाएं, ये आपकी स्टैगर्ड कॉन्फॉर्मेशन है। एक्लिप्स कॉन्फॉर्मेशन की अगर हम बात करें तो पहले वाले कार्बन के ऊपर अगर आपने इन्वर्टेड वाई लगाया तो पीछे वाले कार्बन के ऊपर भी इन्वर्टेड वाई ही लगाएंगे, या फिर अगर आपने पहले वाले कार्बन पे वाई लगाया तो पीछे वाले कार्बन पे भी वाई लगाओगे, तो ये आपका एक्लिप्स कॉन्फॉर्मेशन है। इसमें देखो ये पहले वाले कार्बन पे इन्वर्टेड वाई, दूसरे वाले कार्बन पे भी इन्वर्टेड वाई, ये एक्लिप्स कॉन्फॉर्मेशन है। यहाँ पे पहले वाले कार्बन पे इन्वर्टेड वाई बट दूसरे वाले कार्बन पे वाई लगाया, ये स्टैगर्ड कॉन्फॉर्मेशन है। अब बात करते हैं इंटरकन्वर्टेबल का मतलब क्या है, वो मैं आपको बता देती हूँ। सो आई हैव अ मॉडल, ठीक है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। ये आपका मॉडल मैं आपको बना के दिखा रही हूँ। पहले ना मैं इसकी बात कर रही हूँ, ठीक है। सो इस तरीके से आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, ओके, ये स्ट्रक्चर है आपका।
देख रहे हो, दिख रहा है ना, यहां से देखो, ये कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2, ये आपने क्या बनाया हुआ, इन्वर्टेड वाई बनाया हुआ है ना, उल्टा ही तो वाई है यहाँ पे, और ये पीछे वाला कार्बन है, इस पे भी इन्वर्टेड वाई बना हुआ है, तो ये कौन सी स्ट्रक्चर होगी, ये भी इन्वर्टेड वाई और ये भी इन्वर्टेड वाई, इन्वर्टेड वाई इन्वर्टेड वाई, तो ये कौन सी स्ट्रक्चर होगी बताओ, ये आपकी एक्लिप्स स्ट्रक्चर होगी। अगर मैं यहाँ पे वाई बना देती हूँ, आगे वाले कार्बन पे वाई दिख रहे हो, पीछे वाला कार्बन भूल जाओ, ऐसे देखो ये वाई दिख रहा है आपको, यहाँ पे पीछे वाले कार्बन पे भी वाई बना दिया, अब वाई के पीछे वाई है, ये इन्वर्टेड वाई के पीछे इन्वर्टेड वाई है, वाई के पीछे वाई है, ये कौन सी कॉन्फर्मेशन हो गई, एक्लिप्स्ड, ठीक है ना। इसकी अगर हम बात करते हैं, ये वाई है और ये पीछे क्या है, इन्वर्टेड वाई, तो ये कौन सी कॉन्फर्मेशन होगी, स्टैगर्ड होगी। तो इस तरीके से आप देख सकते हो, एक बार फटाफट से नोट करिए, फिर हम आगे चलेंगे यहाँ पे। ओके चलो, आपने फाइनली देखा ना, आपकी स्टैगर्ड कॉन्फर्मेशन कौन सी थी, ये वाली थी, ठीक है, ये वाली थी आपकी ये आपकी एक्लिप्स कॉन्फर्मेशन थी, ये CH3, इसके आगे CH2 लगे हुए हैं और ये पीछे CH3 3 रेड हाइड्रोजन एटम्स है, ये आपकी कौन सी कॉन्फर्मेशन है, एक्लिप्स कॉन्फर्मेशन है। स्टैगर्ड का मतलब ये इन्वर्टेड वाई और पीछे आपकी क्या है, वाई कॉन्फर्मेशन है, ठीक है। तो स्टैगर्ड में देख रहे हो, इस बॉन्ड के पीछे कोई भी बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, ये खाली है, ये स्टैगर्ड कॉन्फर्मेशन है। और ये आपकी क्या है, एक्लिप्स कॉन्फर्मेशन, इस बॉन्ड के ही जस्ट पीछे ये वाली आपकी बॉन्ड है, ये आपकी एक्लिप्स कॉन्फर्मेशन है। तो जो स्टैगर्ड और एक्लिप्स कॉन्फर्मेशंस होती हैं, आपस में इंटरकन्वर्टेबल होती है, ये एक्लिप्स्ड है, ये स्टैगर्ड कर दी, तो ये आपका सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन पॉसिबल होता है, इसलिए जो स्टैगर्ड कॉन्फर्मेशन है और एक्लिप्स कॉन्फर्मेशन आपस में इंटरकन्वर्ट हो सकती है, इन्हीं कॉन्फर्मेशंस, इन्हीं आइसोमेरिज्म में जहाँ पे इंटरकन्वर्टेबल होता है स्टीरियो आइसोमर्स, तो उन्हें कॉन्फर्मेशन आइसोमर्स बोलते हैं। और अगर मैं यहाँ पे आपका सिस एंड ट्रांस दिखाऊं, तो आप देखना सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स कॉन्फिगरेशन में जाते हैं, ये आपस में इंटरकन्वर्टेबल नहीं होते। किस तरीके से इंटरकन्वर्टेबल नहीं होते, एक बार मैं आपको ये चीज डिस्कस करके करके बता देती हूँ। देखो, अगर मैं आपका सिस कॉन्फर्मेशन बनाऊं, तो सिस कॉन्फर्मेशन में क्या होता है, दो सेम ग्रुप्स ऊपर की साइड पे होते हैं या नीचे की साइड पे होते हैं, बट सेम डायरेक्शन पे होते हैं। और अगर मैं ट्रांस कॉन्फर्मेशन बनाऊं, तो ट्रांस कॉन्फर्मेशन क्या होता है, दोनों सेम ग्रुप जो है आपके ऑपोजिट साइड पे प्रेजेंट होते हैं। तो अब आप मुझे बताओ, क्या ये मेरी सिस कॉन्फर्मेशन है या मेरी ट्रांस कॉन्फर्मेशन है। ध्यान से देखो, ये कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2, इनके बीच में डबल बॉन्ड बनाया हुआ है, और ये दोनों Br ग्रुप है और ये दोनों हाइड्रोजन ग्रुप्स है। तो जब दोनों Br ग्रुप सेम साइड पे है, तो ये मेरी सिस कॉन्फर्मेशन है। अगर मैं इसको उल्टा कर देती हूँ, मतलब इसको बॉन्ड को ब्रेक कर रही हूँ, एटम्स में हाइड्रोजन ऊपर लगा रही हूँ और ये Br नीचे लगा रही हूँ, तो ये कॉन्फर्मेशन क्या है, मेरी ट्रांस कॉन्फर्मेशन है, क्योंकि Br और Br ऑपोजिट साइड पे आ गए। अब मैं अगर सिस में कन्वर्ट करना चाहती हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस Br को मुझे ऊपर लेके आना पड़ेगा, सेम साइड पे रखना है, इसके सेम साइड पे रखना है, बट मैं जितना भी ट्राई कर लूँ, मैं इसको रोटेट कर ही नहीं पा रही हूँ। डबल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन पॉसिबल नहीं होता। रूम टेम्परेचर या फिर कितना भी हाई टेम्परेचर ले लो, वो रोटेशन नहीं करता, ट्रांस का ट्रांस ही रहेगा। डबल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन नहीं होने की वजह से ट्रांस सिस में कन्वर्ट नहीं होता। बट जैसे कि आपको मैंने सिंगल बॉन्ड के अराउंड दिखाया, ये सिंगल बॉन्ड में थोड़ा सा भी अगर रूम टेम्परेचर होगा, तो सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन हो जाता है, जिसकी वजह से एक्लिप्स स्टैगर्ड में कन्वर्ट हो जाता है या फिर स्टैगर्ड एक्लिप्स में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी चीजें यहाँ पे चलती हैं। ये दोनों कॉन्फर्मेशन, सिंगल बॉन्ड के अराउंड यहाँ पे रोटेशन पॉसिबल होता है, तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाता है। अगर आप इसको रोटेट कर रहे हो, तो इसको रोटेट जो आप करोगे, वो कितने एंगल से करोगे, 60 डिग्री के एंगल से यहाँ पे आप इसकी रोटेशन करने वाले हो। और ये आपका देखो, ये इन्वर्टेड वाई, जब 60 से करोगे, इन दोनों के बीच में 120 का एंगल है, इसका एग्जैक्ट हाफ कर दोगे, तो ये हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा, ये हाइड्रोजन इधर आ जाएगा और ये हाइड्रोजन इधर आ जाएगा। तो आपका यहाँ पे वाई और इन्वर्टेड वाई वापस से स्टैगर्ड कॉन्फर्मेशन में चेंज होता है। तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन है, ये आपस में कन्वर्ट हो जाता है, तो कॉन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म है। बट डबल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन कभी भी नहीं होता, तो सिस एंड ट्रांस आपस में कभी भी कन्वर्ट नहीं होते, ये कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स बोले जाते हैं। क्लियर हुआ। सो ये आपके कॉन्फर्मेशनल आइसोमर्स है, जिसको हम फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, एज एक्लिप्स एंड सॉहर्स, सॉरी एक्लिप्स एंड आपका स्टैगर्ड। स्टैगर्ड में जैसे कि मैंने आपको बोला, अगर स्टैगर्ड में आप एक इन्वर्टेड वाई बना रहे हैं आगे वाले कार्बन पे, तो पीछे वाले कार्बन पे वाई बनाएंगे। अगर आगे वाले कार्बन पे वाई बनाए, तो पीछे वाले कार्बन पे इन्वर्टेड वाई बनाएंगे। ये दोनों ही कॉन्फर्मेशन जहाँ पे ऑपोजिट चीजें हैं, तो उन्हें हम स्टैगर्ड कॉन्फर्मेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टैगर्ड।
और अगर आप आगे वाले कार्बन पे Y बना रहे हैं और पीछे वाले कार्बन पे भी Y बना रहे हैं तो ये आपकी एक्लिप्स कॉन्फॉर्मेशन बोली जाती है। क्या बोली जाती है? एक्लिप्स कॉन्फॉर्मेशन बोली जाती है, ठीक है। और पीछे वाले कार्बन पे और आगे वाले कार्बन पे ही इन्वर्टेड Y आप बना रहे हो तो ये आपकी फिर से ये आपकी एक्लिप्स कॉन्फॉर्मेशन है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, ये कार्बन यहाँ पे इन्वर्टेड Y आगे वाले कार्बन पे और पीछे वाले कार्बन पे इन्वर्टेड Y, तो ये एक्लिप्स कॉन्फॉर्मेशन हो गई। आगे वाले कार्बन पे Y और पीछे वाले कार्बन पे इन्वर्टेड Y, तो आपकी ये स्टैगर्ड कॉन्फॉर्मेशन हो गई है, ठीक है। इसको हम फर्दर आपके यहाँ पे न्यूमैन और आपके सोहर्स कॉन्फॉर्मेशन में आपका डिवाइड कर सकते हैं। ये आपकी जो कॉन्फॉर्मेशन है इसे हम सोहर्स कॉन्फॉर्मेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोहर्स कॉन्फॉर्मेशन बोलते हैं। और ये आपकी न्यूमैन प्रोजेक्शन होता है। ये आपका क्या होता है? न्यूमैन प्रोजेक्शन होता है। सो न्यूमैन प्रोजेक्शन और सोहर्स आपकी कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं किस तरीके से आप यहाँ पे न्यूमैन को सोहर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ, इसी में आपका टॉर्जनल एंगल वाला कंसेप्ट आता है या डायहेड्रल एंगल वाला कंसेप्ट आता है और उसी से आपका ये एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम एक्सप्लेन करा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो, अभी मैं क्या बना रही हूँ? इथेन बना रही हूँ। ये आपका स्ट्रक्चर है और इसको मुझे ढंग से बनाना है। तो आप जानते हो ये कार्बन क्या है? sp3 हाइब्रिडाइज है। ये कार्बन क्या है? sp3 हाइब्रिडाइज, मतलब 109 डिग्री का एंगल ये रखेगा, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाएगा। तो ये कार्बन है 1 2 3 और ये फोर्थ बॉन्ड इस तरीके से उसका जाता है। यही तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। तो इस कार्बन पे अगर आप देख पा रहे हो तो ये कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन मैंने इस तरीके से बनाए और ये क्या है? इन्वर्टेड Y ही तो कॉन्फॉर्मेशन है ना। फिर ये पीछे वाला कार्बन थोड़ा सा इस एंगल पे स्लांटेड करके हम दिखाते हैं, ये कार्बन नंबर 2 और यहाँ पे आपने फिर से इन्वर्टेड Y पे आप बना सकते हो। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? ये भी आपका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, बट टेट्राहेड्रल में एक्लिप्स्ड है क्योंकि इन्वर्टेड Y के पीछे इन्वर्टेड Y है। या फिर आप क्या कर सकते हो, आपने ये बनाया और पीछे आपने जो कार्बन है इसके ऊपर हाइड्रोजन इस तरीके से दिखा सकते हो। ये आपकी सोहर्स प्रोजेक्शन हो जाएगी। अब बात करते हैं न्यूमैन प्रोजेक्शन की। तो इस कार्बन को ना आप डॉटेड फॉर्म में दिखाते हो और इस पे लगे हुए 3 हाइड्रोजन इस तरीके से दिखाते हो। ये आपका फर्स्ट कार्बन है और पीछे वाला जो कार्बन इसके पीछे है ना, तो आप इसको बड़ा सर्कल करके दिखाते हो। ये जो पीछे वाला जो बड़ा सर्कल है, सेकंड कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये जो डॉट है ये फर्स्ट कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब सेकंड कार्बन पे जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन के पीछे हाइड्रोजन है, मतलब हाइड्रोजन के पीछे हाइड्रोजन, बस थोड़ा सा अलग करके दिखा दो सो दैट पता लग जाए। इस हाइड्रोजन के पीछे ये वाला हाइड्रोजन है, 0 डिग्री का एंगल है इनके पीछे, और इस हाइड्रोजन के पीछे ये वाला हाइड्रोजन है। ये आपकी सेम कॉन्फॉर्मेशन है, ये आपकी एक्लिप्स कॉन्फॉर्मेशन है। क्या है? एक्लिप्स कॉन्फॉर्मेशन ही है, बट ये न्यूमैन प्रोजेक्शन की एक्लिप्स कॉन्फॉर्मेशन है, ये सोहर्स प्रोजेक्शन की एक्लिप्स कॉन्फॉर्मेशन है। तो इनके बीच में जो एंगल है वो कितना है? इन दिखा रहे हैं बट एग्जैक्टली इसी के पीछे है, ओवरलैप करता हुआ है। ये आपका इनके बीच में जो एंगल है, इस हाइड्रोजन फिर ये पीछे वाला कार्बन फिर आगे वाला कार्बन और ये वाले हाइड्रोजन के बीच में जो एंगल है उसी को हम डायहेड्रल एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायहेड्रल एंगल बोलते हैं। और एक्लिप्स कॉन्फॉर्मेशन में जो डायहेड्रल एंगल होता है वो 0 डिग्री का होता है। क्लियर हुआ? इसकी अगर हम बात करें तो आगे वाला कार्बन डॉट के फॉर्म में दिखाओगे, इसमें 3 हाइड्रोजन इन्वर्टेड Y के फॉर्म में है ना। पीछे वाला कार्बन है, ये आगे वाले कार्बन के हाइड्रोजन हो गए। पीछे वाला कार्बन सर्कल से दिखा दिया और सर्कल से दिखाने के बाद यहाँ पे Y कॉन्फॉर्मेशन में, इस तरीके से Y कॉन्फॉर्मेशन में, तो ये आपकी क्या हो जाएगी? ये आपकी स्टैगर्ड कॉन्फॉर्मेशन हो जाएगी। और यहाँ पे देखो डायहेड्रल एंगल का मतलब आगे वाले हाइड्रोजन कार्बन, ये वाला कार्बन और इसके नीचे ये वाला जो हाइड्रोजन है, इस तरीके से ये आपका डायहेड्रल एंगल। बेसिकली यहाँ पे आप डायहेड्रल एंगल मिनिमम एंगल बोलते हैं, जो हम न्यूमैन से बताते हैं। तो यहाँ पे हाइड्रोजन, ये कार्बन, पीछे वाला कार्बन और उसके मिनिमम एंगल पे ये वाला हाइड्रोजन जो कि एक 60 डिग्री के एंगल पे, तो ये आपकी स्टैगर्ड कॉन्फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, मतलब आप 60 नहीं बोलोगे, इसको आप 180 ही बोलो। ठीक है, वैसे तो ये हाइड्रोजन सेम है, हम ये वाला हाइड्रोजन कंसिडर करके चलेंगे। ये आपका 180 है। अभी आपको ना ये उससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, आप ये वाले एंगल्स कंसिडर करो। अभी मैं मिथाइल का प्रोपेन का बनाऊंगी, क्लियर हो जाएगा। ये वाला हाइड्रोजन कार्बन, फिर ये वाला कार्बन और ये वाला हाइड्रोजन, इनके बीच का जो एंगल होता है, ये तो इनके बीच में 0 डिग्री का एंगल है, तो यहाँ पे डायहेड्रल एंगल 0 है। ऐसे ही देखो, ये हाइड्रोजन, ये कार्बन और इसमें आपने 180 पे घुमा देना, ये वाला हाइड्रोजन नीचे ले आए इसके नीचे, तो ये जो डायहेड्रल एंगल है यहाँ पे आप कितना कंसिडर करोगे? इनके बीच में 180 डिग्री कंसिडर करोगे। स्टैगर्ड कॉन्फॉर्मेशन है, ये स्टैगर्ड कॉन्फॉर्मेशन है। ठीक है,
और ये आपका डायहेड्रल एंगल होता है। और आप मेरी बात ध्यान से बताएं, आप मुझे खुद ही बताओगे कि एक्लिप्स कॉन्फॉर्मेशन ज्यादा स्टेबल होती है या फिर स्टैगर्ड कॉन्फॉर्मेशन ज्यादा स्टेबल होती है? द आंसर इज स्टैगर्ड कॉन्फॉर्मेशन एक्लिप्स से ज्यादा स्टेबल होती है। द रीजन बिहाइंड दैट इज एक्लिप्स में स्टेरिक हिंड्रेंस होता है। एक्लिप्स में क्या होता है? स्टेरिक हिंड्रेंस होता है। स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब क्या है? अगर मैं आपका यहाँ पे देखो स्ट्रक्चर एक्लिप्स में, हाइड्रोजन के जस्ट पीछे हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन को अपनी स्पेस चाहिए और पीछे वाले हाइड्रोजन को अपनी स्पेस चाहिए, तो लड़ाइयां होंगी, स्पेस कम होगी। अब इस केस में जब आप स्टैगर्ड के केस में देख रहे हो, ये जो हाइड्रोजन है इसके पीछे कोई हाइड्रोजन है ही नहीं, बॉन्ड है ही नहीं। आपको दिखाया था ना इसमें, ये वाला जो हाइड्रोजन है इसके आगे कोई हाइड्रोजन है ही नहीं, कोई बॉन्ड है ही नहीं, तो आराम से अपनी स्पेस ले सकता है। ये ज्यादा स्टेबल होता है, ये कम स्टेबल होता है। तो एक्लिप्स कॉन्फॉर्मेशन की एनर्जीज, ये सारी एक्लिप्स कॉन्फॉर्मेशन है, ये सारी स्टैगर्ड कॉन्फॉर्मेशन है। स्टैगर्ड कॉन्फॉर्मेशन ज्यादा स्टेबल होते हैं, इनकी एनर्जीज कम होती है, और एक्लिप्स वाली की एनर्जी ज्यादा होती है। तो एक्लिप्स जो कॉन्फॉर्मेशन है, इथेन के केस में 3 किलो कैलोरी ज्यादा एनर्जी होल्ड करता है एज कंपेयर टू स्टैगर्ड कॉन्फॉर्मेशंस। स्टैगर्ड जो है, यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, एटम्स दूर दूर है, यहाँ पे हाइड्रोजन के पीछे ही हाइड्रोजन है, यहाँ पे एटम्स पास है, स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है, तो एक्लिप्स कॉन्फॉर्मेशन की एनर्जी ज्यादा होती है, स्टैगर्ड की कम होती है। ये आपका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है किसका? कॉन्फॉर्मेशंस ऑफ इथेन। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम फॉर कॉन्फॉर्मेशंस ऑफ इथेन। कॉन्फॉर्मेशंस ही तो है, सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, सो पहले इन दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री, फिर इस हाइड्रोजन को आपने रोटेट करा बाय 60 डिग्री, तो यहाँ पे स्टैगर्ड कॉन्फॉर्मेशन बन जाएगी। ठीक है, फिर आपने फिर से रोटेट करा 60 डिग्री, तो टोटल 120 डिग्री का रोटेशन हो गया, तो वापस से एक्लिप्स कॉन्फॉर्मेशन हाई एनर्जी चलेगी। फिर इसको वापस से आप इन टोटल 180 डिग्री पे रोटेट करोगे, 60 तरीके से आप रोटेट करते जाइए, तो एवरी 60 डिग्री के बाद वो एक्लिप्स स्टैगर्ड में हो जाएगा, स्टैगर्ड एक्लिप्स में हो जाएगा, और आपका जितने भी एक्लिप्स कॉन्फॉर्मेशन उसकी एनर्जी हाई हो जाती है और स्टैगर्ड वाले की नीचे हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें इथेन में, तो जितने भी आपके हर एक रोटेशन में या तो स्टैगर्ड कॉन्फॉर्मेशन बन रही थी या फिर एक्लिप्स बन रही थी, बट व्हेन वी कम टू प्रोपेन लाइक स्ट्रक्चर्स, तो वहाँ पे फर्दर आपके और कॉन्फॉर्मेशंस आ जाते हैं, जिसमें एक्लिप्स और स्टैगर्ड के अलावा गॉश कॉन्फॉर्मेशन, एंटी कॉन्फॉर्मेशन, फुली एक्लिप्स, पार्शियली एक्लिप्स कॉन्फॉर्मेशन आ जाती है। ठीक है, तो इथेन के केस में अगर हम बात करें तो इथेन को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, तो आपको 2 कंसेक्यूटिव कार्बन्स लेने, लेट अस से ये दोनों कार्बन्स हमने ले लिए। ठीक है, सो ये वाला जो कार्बन है, अगर आप बनाते हो इसको एक डॉट की तरह, फ्रंट कार्बन आप लेते हो, तो इसके पास एक CH3 आप ऊपर लगा सकते हो, है ना। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन इस तरीके से लगा सकते हो, इसके पीछे ये वाला कार्बन है, और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन इसके पास जुड़े हुए हैं। 3 हाइड्रोजन आप बोल सकते हो कि इस तरीके से 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, तो इस कॉन्फॉर्मेशन को क्या बोलेंगे? कंप्लीटली एक्लिप्स कॉन्फॉर्मेशन। अब क्या कर रहे हैं? अब इस हाइड्रोजन को 60 डिग्री से रोटेट करें, तो ये वाला जो कार्बन है इसको तो आप चेंज मत करो, इनकी लोकेशंस चेंज मत करो, बट आपने कौन सा हाइड्रोजन रोटेट करा है? ध्यान से देखो, ये वाला हाइड्रोजन 60 डिग्री से रोटेट करा, तो ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, तो ये आपकी स्टैगर्ड कॉन्फॉर्मेशन आ जाएगी। फिर ये इधर आओगे, वापस से यही वाली कॉन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, तो एक्लिप्स स्टैगर्ड इसमें चलता रहता है। बट व्हेन वी कम टू ब्यूटेन, प्रोपेन में भी स्टैगर्ड एक्लिप्स इस तरीके से चलता है, बट ब्यूटेन की बात करेंगे तो ब्यूटेन को फर्दर हम क्लासिफाई कर सकते हैं एज गॉस, एंटी एंड एक्लिप्स, जो आपके फिलहाल सिलेबस में नहीं है, तो हम इसको अभी छोड़ देते हैं। बट यहाँ पे इथेन का एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम मैंने आपको काफी ज्यादा एक्स्ट्रा बता दिया, आपको समझ आ जाएगा, इससे ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आएंगे। ठीक है, और कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म में आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आपके कॉन्फिगरेशन का पार्ट होता है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आपको तभी देखने को मिलता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तभी देखने को मिलता है जब कहीं पे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन हो, और इस कार्बन पे जो A और B ग्रुप है, ये A और B ग्रुप कभी भी सेम नहीं होने चाहिए। A एंड B ग्रुप नेवर शुड बी इक्वल टू B, तभी आपका वहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म मतलब सिस एंड ट्रांस आइसोमेरिज्म देखने को मिलेगा। ये A एंड B ग्रुप सेम नहीं होने चाहिए किसी भी हाल में, तभी आपको वहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखने को मिलेगा, मतलब सिस एंड ट्रांस आइसोमेरिज्म देखने को वहाँ पे मिलता है। ये दोनों ग्रुप सेम नहीं होने चाहिए, बस इसको इतना याद रखना।
देखो अगर ये वाली कार्बन की बात करें तो यहाँ पे CH3 और हाइड्रोजन अलग ग्रुप है, CH3 और हाइड्रोजन, इस पे भी ये दोनों ग्रुप्स अलग है, तो यहाँ पे ज्योमेट्रिकल देखने को मिलेगा। अब देखो दोनों हाइड्रोजन सेम है, सेम साइड पे, तो सिस हो जाएगा। इस कार्बन पे देखो ये मिथाइल ग्रुप और ये हाइड्रोजन अलग है, ये ग्रुप्स अलग है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ये हाइड्रोजन ऑपोजिट साइड में, तो ये ट्रांस कॉन्फर्मेशन हो जाएगी। क्या इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखने को मिलेगा? आंसर इज नो, क्योंकि इस कार्बन पे दोनों जो A एंड B ग्रुप है ये दोनों सेम है। अगर सेम हो जाएंगे तो वहाँ पे ज्योमेट्रिकल देखने को नहीं मिलेगी, तो इसमें कोई भी आइसोमेरिज्म देखने को नहीं मिलेगा। क्लियर हुआ सबको? तो ये आपका हमने डिस्कस कर लिया। क्या डिस्कस कर लिया? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को डिस्कस कर लिया। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम यहाँ पे बात करें तो ट्रांस की जो डाइपोल मोमेंट होती है वो जीरो होती है। इस तरीके से आप देख सकते हो डाइपोल मोमेंट में कैंसिलेशन होते हैं, और सिस में डाइपोल मोमेंट एग्जिस्ट करता है, ये भी आपके एनसीईआरटी में मेंशन है, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, ओके, कमिंग टू द टॉपिक ऑफ योर लास्ट टॉपिक जिसका नाम है आयुपाक नॉमेनक्लेचर। 15-20 मिनट्स और लगेंगे और आयुपाक नॉमेनक्लेचर आपका खत्म हो जाएगा। ये जो आयुपाक नॉमेनक्लेचर का टॉपिक है आप क्लास 10 से पढ़ते आ रहे हैं ना, क्लास 10 से आप आयुपाक नॉमेनक्लेचर का टॉपिक जो है वो पढ़ते आ रहे हैं, और आपने फर्स्ट टर्म में भी पढ़ा होगा, बट स्टिल हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं आयुपाक नॉमेनक्लेचर हाइड्रोकार्बन्स का, उसके बाद हम आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक है, ओके, मैं आपको स्टार्टिंग से थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ। सो आयुपाक नॉमेनक्लेचर में ना कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं, अगर आपको नाम करना होता है तो हमें वहाँ पे वर्ड रूट का मतलब पता होना चाहिए, प्रीफिक्स का मतलब, सफिक्स का मतलब, प्राइमरी प्रीफिक्स सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या होता है, प्राइमरी सफिक्स सेकेंडरी सफिक्स, ये सारी चीजें क्या होते हैं इसके मतलब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो रूल सिंपल से क्या है, वर्ड रूट हम सबसे पहले लिखना है। यहाँ पे जो चीजें वर्ड रूट के बाद लिखी जाती है उन्हें सफिक्स बोलते हैं, और जो चीज वर्ड रूट से पहले लिखी जाती है उसके प्रीफिक्स बोलते हैं। बट वर्ड रूट के बिल्कुल बाद प्राइमरी सफिक्स लिखा जाता है, उसके बाद सेकेंडरी सफिक्स लिखा जाता है। वर्ड रूट से पहले प्राइमरी प्रीफिक्स और उससे पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स लिखा जाता है। अब वर्ड रूट क्या होता है, आप मेन पेरेंट चेन चूज करते हैं। पेरेंट चेन को किस तरीके से चूज करते हैं इसका रूल मेरे पास है, मैं आपको बताऊंगी, बट यहाँ पे आप पेरेंट चेन को चूज करते हैं। जो ये पेरेंट चेन है इसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन्स कितने हैं वो वर्ड रूट से डिफाइन होता है। अगर एक कार्बन है तो उसे मिथ वर्ड रूट बोलेंगे, अगर 2 कार्बन है तो उसे इथ वर्ड रूट बोलेंगे, अगर 3 कार्बन है तो उसे प्रॉप वर्ड रूट बोलेंगे, अगर 4 कार्बन है तो उसे आप ब्यूट वर्ड रूट बोलोगे। पेंट, हेप्ट एंड सेप्ट, इस मतलब हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, इस तरीके से चलता रहता है। प्राइमरी प्रीफिक्स डबल बॉन्ड है उसके अंदर, या सिंगल बॉन्ड है, या फिर उसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड है, उस हिसाब से आपका चलता है। अगर पूरी पेरेंट चेन में सिंगल बॉन्ड है तो आप एन वर्ड प्रीफिक्स यूज करेंगे, सफिक्स यूज करेंगे। प्राइमरी सफिक्स कौन सा यूज करेंगे? एन। अगर डबल बॉन्ड है तो वहां पे इन यूज करेंगे, अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो वहां पे आइन यूज करेंगे। और फंक्शनल ग्रुप अगर कोई प्रेजेंट है तो उसे आप सेकेंडरी सफिक्स से एंड करते हैं। जैसे अगर OH फंक्शनल ग्रुप है तो ऑल से एंड करते हैं, अगर CHO फंक्शनल ग्रुप है तो उसे अल से एंड करते हैं, अगर आपका कीटोन फंक्शनल ग्रुप है तो उसे ओन से एंड करते हैं, है ना। अगर COH फंक्शनल ग्रुप है तो उसे ओइक एसिड से एंड करते हैं। ये आपका फंक्शनल ग्रुप की जो इन्फॉर्मेशन है वो कौन देता है? सेकेंडरी सफिक्स देता है। अगर बात करते हैं प्राइमरी प्रीफिक्स की, तो साइक्लिक कंपाउंड है तो आप प्राइमरी प्रीफिक्स साइक्लो लगाते हैं, अगर आपका नॉर्मल कंपाउंड है तो कोई भी प्राइमरी प्रीफिक्स वहां पे नहीं आता, और सेकेंडरी प्रीफिक्स जो है वो सब्स्टिट्यूएंट की इंफॉर्मेशन देता है, सब्स्टिट्यूएंट की इंफॉर्मेशन वो आपको देता है। ठीक है, सबसे पहले वर्ड रूट चेक करेंगे, फिर उसमें देखेंगे डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है या नहीं है वो चेक करेंगे, फंक्शनल ग्रुप चेक करेंगे, साइक्लिक कंपाउंड चेक करेंगे, और सब्स्टिट्यूएंट के बारे में लिखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट के बारे में लिखा जाता है, फिर साइक्लिक कंपाउंड है या नहीं है उस हिसाब से लिखा जाता है वर्ड रूट, प्राइमरी प्रीफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स। इस तरीके से आप सारी चीजें यहाँ पे करते हैं। सबसे पहला जो रूल है, सबसे पहले आपको क्या चूज करना होता है, यहाँ पे लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन चूज करनी होती है। आपके सामने एक ऑर्गेनिक कंपाउंड लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको पेरेंट चेन चूज करनी होती है। पेरेंट चेन क्या होती है? वो वाली चेन जहां पे लॉन्गेस्ट या ज्यादा से ज्यादा कार्बन आए और वो कंटिन्यूअस चेन होनी चाहिए। लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन वहां पे आपकी होनी चाहिए, उसे हम पेरेंट चेन बोलते हैं। जो मेन चेन में आ गया वो तो मेन चेन बनी गई, जो बच गया उसे ब्रांचिंग बोलते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें, ये आपका पूरा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, हाइड्रोकार्बन ही है। अब आपने इस कार्बन से स्टार्ट करा, चाहते तो आप इस यहाँ तक आ सकते थे, बट यहाँ पे 3 कार्बन की चेन, बट आप कंटिन्यू करो, आगे चलो, और इस तरीके से आपने ये येलो वाली पेरेंट चेन चूज कर ली। क्यों ये चूज कर ली? क्योंकि आपकी कंटिन्यूअस चेन है और इसमें मैक्सिमम कार्बन आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6, बट यहाँ पे छोड़ दो 6 7 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है। आपने ये पेरेंट चेन चूज करी, ये आपकी पेरेंट चेन बन जाएगी। जो बच गए सब्स्टिट्यूएंट उसे हम क्या बोलते हैं? ब्रांचिंग्स बोलते हैं।
ठीक है, या सब्स्टिट्यूएंट्स बोलते हैं, ठीक है, ब्रांच चेन या फिर सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं। ये लॉन्गेस्ट चेन आपको चूज करनी होती है, उसका नाम पेरेंट चेन होता है। जैसे अगर आप एक क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, ये वाला क्वेश्चन आपको मैं दे दूं, ठीक है, ये आपका पूरा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इस तरीके से, क्लियर है, समझ आ रहा है ना। अब आपको इसमें से पेरेंट चेन चूज करनी है। अगर आप ये येलो वाला पोर्शन चूज करते हैं, बट इसमें नंबर ऑफ कार्बन देखो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन है, ये 7 कार्बन की चेन है, ठीक है। बट ये वाली चूज करो, सेम ही है, 7 8 9 कार्बन की चेन है। तो ये वाली बड़ी चेन है या फिर ये वाली लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन है? ऑब्वियसली नीचे वाली लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन है, तो ये करेक्ट चेन चूज करिए और ये वाली आपने गलत चेन चूज करिए। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आपको चूज करना होता है और जो बच जाता है वो से हम सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं। तो यहाँ पे 2 सब्स्टिट्यूएंट है। अगर आप ऊपर वाली चेन चूज कर लेते तो 3 सब्स्टिट्यूएंट हो जाते हैं, है ना। तो पेरेंट चेन को बहुत अच्छे से आपको चूज करना है। इसके बाद चेन चूज करने के बाद आप वर्ड रूट निकाल ही लोगे। जैसे इसमें 1 2 3 9 कार्बन है, 9 कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या है? नॉन। क्या डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है? नहीं। सिंगल बॉन्ड है तो नॉन एन लगाएंगे। कोई साइक्लिक कंपाउंड है तो साइक्लो नहीं लिखेंगे। कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं तो फंक्शनल ग्रुप के बारे में नहीं लिखेंगे। बट हाँ, सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है तो सब्स्टिट्यूएंट के बारे में सबसे पहले लिखना होता है, ठीक है। तो ये आपने सबसे पहले पेरेंट चेन चूज कर ली। फिर यहाँ पे आप क्या करते हैं? वर्ड रूट लिखते हैं, एन इन आइन लगाते हैं, डिपेंडिंग ऑन डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है या फिर सिंगल बॉन्ड है। इसके बाद आपको नंबरिंग करनी होती है, सब्स्टिट्यूएंट को स्पेसिफाई करना होता है, उनकी पोजीशन स्पेसिफाई करनी होती है, तो उनकी नंबरिंग करनी होती है। नंबरिंग करने के लिए हमें नंबर्स बेसिकली लेफ्ट टू राइट या फिर राइट टू लेफ्ट जाके नंबरिंग चूज ऐसे करनी होती है कि सबसे छोटा नंबर आपके सब्स्टिट्यूएंट को मिलना चाहिए। वही आपका सेकेंड रूल होता है, जिसे हम लोएस्ट लोकेन रूल बोलते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे लोएस्ट नंबर रूल आप इसे बोल सकते हो। आपने ये दोनों ही कंपाउंड आपके बिल्कुल सेम है। यहाँ पे मैं आपको नंबरिंग की बात कर रही हूँ। आपने पेरेंट चेन चूज कर ली। कितने कार्बन की पेरेंट चेन मिली? 5 कार्बन की आपने पेरेंट चेन चूज करी है। अब पेरेंट चेन चूज करने के लिए आपने बोला कि ये तो पेंट वर्ड रूट आएगा और डबल बॉन्ड है नहीं, तो एन लगा दीजिए। बट सब्स्टिट्यूएंट को भी तो नाम देना है। सब्स्टिट्यूएंट इसमें क्या है? मिथाइल। ये मिथाइल ग्रुप या ये मिथाइल ग्रुप। अब नंबरिंग हम 2 तरीके से करते हैं कि स्पेसिफाई करनी पड़ती है लोकेशन। अगर आप लेफ्ट टू राइट नंबरिंग कर रहे हैं तो लेफ्ट वाले कार्बन को 1, फिर ये 2, फिर ये 3rd कार्बन, ये 4th कार्बन और ये 5th कार्बन। तो जो मिथाइल ग्रुप है इस केस में 2nd कार्बन पे आ रहा है। और अगर आप राइट टू लेफ्ट नंबरिंग चूज करते हैं तो ये 1st कार्बन, ये 2nd कार्बन, राइट वाले को 1 दो, फिर 2 दो, फिर 3 दो, फिर ये 4 दो, ये 4th कार्बन है, ये 5th कार्बन है। तो जब आपने ये चूज करी तो मिथाइल ग्रुप 4 कार्बन पे आ रहा है। तो राइट टू लेफ्ट जाने पे 4th कार्बन पे आपका मिथाइल ग्रुप आ रहा है। तो कौन सा ज्यादा बेटर है? लोएस्ट नंबर देना है, तो इसका नाम हो जाएगा 2nd पोजीशन पे जो मिथाइल ग्रुप दिया वो आपका सही है। 2 मिथाइल पेंटेन इसका नाम हो जाएगा। 2 मिथाइल पेंटेन इसका नाम हो जाएगा, ना कि 4 मिथाइल पेंटेन। ये लोएस्ट नंबर रूल है। इसके बाद अगर हम बात करें, अगर चेन आपकी 2 चेन पॉसिबल है और वो इक्वल लेंथ की पॉसिबल है, आपने 2 पेरेंट चेन में कंफ्यूज हो गए, 2 पेरेंट चेन में आप कंफ्यूज हो गए, ठीक है ना। 2 पेरेंट चेन में आप कंफ्यूज हो गए कि कौन सी आपकी पेरेंट चेन हमें चूज करनी चाहिए। एक सेकेंड रुको, दिस इज द स्ट्रक्चर, ये आपके एग्जैक्ट स्ट्रक्चर है, ठीक है। दोनों बिल्कुल सेम बना रखे। अब 2 पेरेंट चेन आपकी निकल के आ रही है यहाँ से। ये देखोगे तो ये भी 1 2 1 2 3, एक सेकेंड रुको, ये CH2 होना चाहिए एक्चुअली में, ठीक है। ओके 1 2 3 4, एक सेकेंड रुक जाओ, इसमें कुछ गड़बड़ है। CH3, हाइड्रोजन बैलेंस कर लेना सारे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, रुको एक सेकेंड रुको। अब सही है ना, अब सही, अब बिल्कुल सही है, अब कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो ये दोनों कंपाउंड सेम है। देखो CH3 CH CH3, फिर CH CH2 CH3, CH CH2 CH3, फिर CH2 CH2 CH2, इस तरीके से आपका चल रहा है। दोनों ही सेम है, बट यहाँ पे 2 पेरेंट चेन आपको मिल रही है। जब आप ये वाली चूज करी 1 2 3 4 5 6 कार्बन की आपको पेरेंट चेन मिली। अगर आप इस तरीके से भी जा रहे हो तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन की आपको पेरेंट चेन मिली। अब ये वाली चूज करें या ये वाली चूज करें, तो यहाँ पे आपको देखना, जब आपने ये चूज करा तो इसमें 2
अलग से ब्रांचिंग दिख रही है, इसमें 2 ब्रांचिंग है, ठीक है, 2 ब्रांचिंग है। लेकिन जब आपने ये वाली चूज करी तो एक ही बड़ा ग्रुप ब्रांचिंग में है, तो आपको उस केस में वो वाली पेरेंट चेन चूज करनी है जिसमें मैक्सिमम ब्रांचिंग हो, या रूल नंबर 3 है। तो ये बिल्कुल सही चॉइस है, ये आपकी गलत चॉइस हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि पेरेंट चेन आपने गलत चूज कर ली तो पूरा आईयूपैक नॉमेनक्लेचर गलत हो जाएगा। तो पेरेंट चेन आपने चूज करनी है, लॉन्गेस्ट कार्बन, उसके अंदर ज्यादा कार्बन वाली चेन चूज करनी है। बाई चांस अगर 2 डिफरेंट पेरेंट चेन आपको मिल रही है, उसमें सेम नंबर ऑफ कार्बन है, तो वो वाली पेरेंट चेन चूज करनी है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन, आपके मैक्सिमम ब्रांचिंग होगी, आपका रूल नंबर 3 है। इसके बाद लोएस्ट लोकेन रूल होता है जब आपके पास मोर देन 1 सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होते हैं। तो इस केस में आप नंबरिंग इस तरीके से करते हैं कि आपके जो सम टोटल पोजीशन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट है वो क्या हो जाए, सम टोटल पोजीशन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट क्या हो जाए, सबसे कम नंबर मिले। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ऊपर वाले कंपाउंड की बात कर रही हूँ तो नंबरिंग में लेफ्ट टू राइट करूँ तो 1 2 3 4 आएगा, सेकेंड पोजीशन पे और थर्ड पोजीशन में मिथाइल ग्रुप आएगा। तो लेफ्ट टू राइट नंबरिंग करने पे जो 2 सब्स्टिट्यूएंट्स आ रहे हैं वो सेकंड और सेकंड पोजीशन पे आ रहे हैं, सम टोटल इनका कितना आया, 4 आएगा। अगर मैं यहीं पे राइट टू लेफ्ट नंबरिंग करती हूँ, राइट टू लेफ्ट नंबरिंग मतलब राइट वाले कार्बन को 1, ये 2, ये 3 और 4, तब भी मेरा 2 और 3 पे ही, ये 2 और 3 है, सम टोटल कितना आएगा, 5 आएगा। तो यहां से करूंगी तब भी मेरा 2 और 3 पे आएगा, सम टोटल 5 है। तो इस केस में कहीं से भी कर लो, दोनों ही सिमेट्रिकल है, बात एक ही है। बट अगर मैं इस केस में बात करूं, मैं लेफ्ट टू राइट नंबरिंग कर रही हूँ, तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6, तो मेरे जो 2 इथाइल ग्रुप है वो कौन सी पोजीशन पे आ रहे हैं, 3 और 3 पोजीशन पे आ रहे हैं, सम टोटल कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे राइट टू लेफ्ट नंबरिंग करने की, तो ये मैं 1, ये 2, ये 3 और ये 4, फोर्थ कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप आ रहे हैं, राइट टू लेफ्ट में 4 और 4 कार्बन पे 2 इथाइल ग्रुप आ रहे हैं, सम टोटल 8 है। तो मैं कौन सा नंबर चूज करूंगी, ऑब्वियसली लेफ्ट टू राइट नंबरिंग करना चूज करूंगी। 3,3 डाइथाइल हेक्सेन मेरा नाम हो जाएगा इस कंपाउंड के लिए, ठीक है। तो ये आपका रूल नंबर 4 है। ये आपका होमवर्क दे दो, कुछ होमवर्क भी तो करोगे मेरे लिए, है ना, करोगे ना कुछ होमवर्क मेरे लिए, तो ये आपका होमवर्क है, आपको इसका आईयूपैक नॉमेनक्लेचर करके आना है, कर लोगे ना पक्का, कमेंट सेक्शन में लिख देना, कोई डाउट है तो उसे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे, इसके आंसर्स मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। इसके बाद होमवर्क नंबर 2, क्लास होमवर्क नंबर 2, ये आपका होमवर्क है, जल्दी से आप मुझे इसका आईयूपैक नॉमेनक्लेचर करके बताएंगे, ठीक है। ओके, होमवर्क नंबर 3, फटाफट से स्क्रीनशॉट लेते जाइए, सबके वीडियो को पॉज करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, आपको स्क्रीनशॉट मिल जाएगा। होमवर्क नंबर 3 है, इनके आंसर्स हम डिस्कस करेंगे लेकिन नेक्स्ट क्लास में, क्लियर है। ओके, चलें आगे, चलो रूल नंबर 5 की बात करते हैं। अब आपके जो 2 सब्स्टिट्यूएंट हैं, अगर लेफ्ट टू राइट नंबरिंग कर रहे हैं और राइट टू लेफ्ट नंबरिंग कर रहे हैं, वो सेम पोजीशन पे ही आ रहे हैं, तब आपको क्या करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो अगर आपको यहाँ पे नंबरिंग करके देखेंगे लेफ्ट टू राइट, ये आपकी मेन चेन है, ये आपके 2 सब्स्टिट्यूएंट है, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे इस केस में मिथाइल ग्रुप लेफ्ट टू राइट करने में मिथाइल ग्रुप कौन सी पोजीशन पे आ रहा है, थर्ड पोजीशन पे, और ये इथाइल ग्रुप कौन सी पोजीशन पे आ रहा है, इथाइल ग्रुप आपके फोर्थ पोजीशन पे आ रहा है, सम टोटल 7 लेफ्ट टू राइट नंबरिंग करने पे। अगर आप राइट टू लेफ्ट नंबरिंग करते हैं तो किस तरीके से करेंगे, राइट कार्बन को 1 दीजिए, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये सिक्स्थ। तो यहाँ पे मिथाइल ग्रुप फोर्थ पे और इथाइल ग्रुप, ये लेफ्ट टू राइट नंबरिंग करी थी, ये मिला, राइट टू लेफ्ट नंबरिंग कर रहे हो तो इथाइल ग्रुप कौन सी पोजीशन पे आ रहा है, थर्ड पे, और मिथाइल ग्रुप कौन सी पोजीशन पे आ रहा है, फोर्थ पे। अगेन सम टोटल कितना आया, 7 आया, वहां से भी 7, यहां से भी 7। अब क्या करेंगे, अब आप ऐसे नंबरिंग करोगे, राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट, इस तरीके से नंबरिंग करोगे, जो अल्फाबेटिकली पहले आ रहा है, जो अल्फाबेटिकली पहले आ रहा है उसको आप लेस नंबर दोगे, ठीक है, लेस नंबर दोगे। जैसे मिथाइल ग्रुप में M है और इथाइल ग्रुप में E है, तो E कम्स बिफोर, अल्फाबेटिकली E पहले आता है तो इसको आप छोटा नंबर दोगे, 3 वाला दोगे इसको, और M को 4 वाला दोगे। तो नंबरिंग किस तरीके से करोगे, राइट टू लेफ्ट नंबरिंग सही रहेगी इस केस में, ठीक है। ये आपका रूल नंबर 5 है। ओके, कुछ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स भी होते हैं। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स मतलब आपकी जो ब्रांचिंग है इसी के अंदर फर्दर ब्रांचिंग हो जाए, तो ऐसे सब्स्टिट्यूएंट, आपने मेन चेन चूज करी, ठीक है, आपने मेन चेन चूज करी इस तरीके से, बट जो आपका कॉम्प्लेक्स, जो आपका ब्रांचिंग है, ब्रांचिंग के अंदर ही अगर ब्रांचिंग हो जाए,
ब्रांचिंग इन ब्रांचेस, ब्रांचिंग इन ब्रांचेस और सब्सिट्यूएंट, इसे हम कॉम्प्लेक्स सब्सिट्यूएंट बोलते हैं। और इनकी नंबरिंग और नेमिंग किस तरीके से करनी है, तो ध्यान से मेरी बात समझेंगे। यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, लॉन्गेस्ट चेन चूज करनी है। तो मैं आपको बता देती हूँ, ये वाली लॉन्गेस्ट चेन आने वाली है, ये वाली लॉन्गेस्ट चेन आने वाली है। कितने कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है। इधर आओगे तो ये कम पड़ जाएगा, हाँ 8 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है। 8 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन मतलब वर्ड रूट क्या हो जाएगा, ऑक्ट। कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है तो एन लगा दीजिए, साइक्लिक नहीं है तो साइक्लो नहीं लगेगा, फंक्शन ग्रुप नहीं है तो फंक्शन ग्रुप नहीं लगेगा, आप सब्स्टिट्यूएंट्स लगेंगे। सब्स्टिट्यूएंट्स कौन कौन से हैं, ये मिथाइल, ये मिथाइल, ये पूरा सब्स्टिट्यूएंट के अंदर ब्रांचिंग है तो इसे ही हम कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं। इसी की वजह से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन गया। और ये आपका मिथाइल, ये सब्स्टिट्यूएंट्स है। जब आप इसकी नंबरिंग करेंगे तो आप देखेंगे कि राइट टू लेफ्ट नंबरिंग करने पे सबसे कम नंबर्स आपके सम टोटल करके आ रहे हैं। तो इस कार्बन को आप 1 दीजिए, इस कार्बन को 2 दीजिए, इस पे 2 मिथाइल आ गए, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8। तो जो मिथाइल ग्रुप्स हैं, 2 मिथाइल ग्रुप आपके सेकंड कार्बन पे और एक मिथाइल ग्रुप आपके 6 कार्बन पे। तो मिथाइल ग्रुप का जब आप नंबरिंग करेंगे तो 2 4 6 2 2 6 सॉरी हाँ 2 2 6 ट्राई मिथाइल ग्रुप आपके प्रेजेंट है। ये आपके 3 मिथाइल ग्रुप के सब्स्टिट्यूएंट्स बेसिकली आपकी नाम हो गया। अब इसका कैसे करना है, ये 4th कार्बन पे है, ठीक है, 4th लिख के आप ब्रैकेट ऑन करेंगे। अब यहाँ पे इस कार्बन को 1 बोल दें, जो कार्बन आपके इस ग्रुप से अटैच है ये हमेशा 1 कार्बन होगा। फिर इसमें आप लॉन्गेस्ट चेन चूज करें, तो लॉन्गेस्ट चेन जाओगे तो यहाँ से तो 2 मिल रहा है, इस तरीके से जाओगे तो 3 मिल जाएगा, तो 1 2 3 मिल जाएगा। अब फर्स्ट पोजीशन पे आपको ब्रांचिंग के अंदर एक मिथाइल ग्रुप बन गया। तो 4 लिखने के बाद अब यहाँ पे आपने इसके अंदर चेन चूज करी तो प्रोपाइल की मिलेगी, प्रोपाइल लिखेंगे लॉन्गेस्ट चेन। बट इसके अंदर फर्स्ट पोजीशन पे क्या है, मिथाइल, तो 1 मिथाइल प्रोपाइल आपका इसका नाम हो जाएगा। सो 4th पोजीशन पे जो सब्स्टिट्यूएंट है उसको आप फिर से उसमें लॉन्गेस्ट चेन चूज करेंगे, जो सब्स्टिट्यूएंट है उसकी पोजीशन स्पेसिफाई करके इस तरीके से आप प्रोपेन ना लिखे, प्रोपाइल लिखेंगे क्योंकि वो सब्स्टिट्यूएंट है। तो ये इसका नाम हो जाएगा। बस अब इसका नाम आप अच्छे से कर देना। यहाँ पे इसका नाम हो जाएगा 226 ट्राइमिथाइल, प्रॉपर नेम हो जाएगा 226 ट्राइमिथाइल। इसके बाद 4th पोजीशन पे ब्रैकेट ऑन करके 1 मिथाइल प्रोपाइल, 1 मिथाइल प्रोपाइल ऑक्टेन इसका पूरा नाम हो जाएगा, ऑक्टेन इसका पूरा नाम हो जाएगा। आई होप इट्स वेरी क्लियर, ठीक है। तो वही सेम रूल आप यहाँ पे करते हैं। अब एक और है, अब जब आपके अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आ जाते हैं तो आपको हमेशा याद रखना है जो डबल बॉन्ड होते हैं या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, दैट शुड बी द पार्ट ऑफ पेरेंट चेन। इट शुड बी द पार्ट ऑफ पेरेंट चेन, नो मैटर वो पेरेंट चेन की लेंथ कम क्यों नहीं हो, बट इट शुड बी द पार्ट ऑफ योर पेरेंट चेन। अगर आप देख रहे हैं इस चेन को, अगर आप चेन लेते हैं पेरेंट चेन, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 कार्बन है, बट इसको अगर आप ले रहे हैं तो 6 कार्बन है। अभी तक मैं खुद बोल रही थी कि लॉन्गेस्ट कार्बन वाली चेन लेना, बट जब आपके सब्स्टिट्यूएंट्स जब आपके डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ जाते हैं, अनसैचुरेशन आ जाती है, तो आपको डबल बॉन्ड को पेरेंट चेन का पार्ट बनाना ही है। ये एक गलत चेन चूज करे, ये सही चेन चूज करे, क्योंकि डबल बॉन्ड शुड बी द पार्ट ऑफ योर पेरेंट चेन, नो मैटर वो कम नंबर की बन रही हो। तो ये सही है, ठीक है। ये रूल नंबर आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का है, ठीक है। रूल नंबर जो भी है आप चेक कर लेना। बट अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आपको डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड मेन चेन की पार्ट होनी चाहिए। अब जब हम बात करते हैं इनकी, जब ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड आ जाते हैं तो आपको नंबरिंग इस तरीके से करनी होती है कि सम टोटल उनका क्या रहे, सम टोटल उनका क्या रहे, सबसे कम रहे, जैसे सब्स्टिट्यूएंट का है। तो अगर आप नंबरिंग दोनों सेम है, नंबरिंग लेफ्ट टू राइट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबरिंग करें, और राइट टू लेफ्ट करें 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 वाली नंबरिंग कर रहे हैं। तो इस केस में जब आपका डबल बॉन्ड है तो वो 2nd पोजीशन पे आ रहा है, और ट्रिपल बॉन्ड जो है वो 5th पोजीशन पे आ रहा है। तो दोनों का सम टोटल कितना हो गया, 7 हो गया, 2 + 5 7 आ गया। जब आप राइट टू लेफ्ट नंबरिंग करें तो ट्रिपल बॉन्ड जो है वो 3rd कार्बन पे आ रहा है, और डबल बॉन्ड कहाँ पे आ रहा है, 6th कार्बन पे आ रहा है। तो सम टोटल इनका कितना हो गया, 9 हो गया। तो कौन सा नंबर चूज करोगे, ये वाला लोएस्ट नंबर चूज करोगे, तो ये करेक्ट है। और ये वाली नंबरिंग करेक्ट, नंबरिंग कहाँ से करोगे, लेफ्ट टू राइट वाली सही है, राइट टू लेफ्ट नंबरिंग जो आपने करी है ये गलत हो जाएगी। अब कुछ केसेस ऐसे होते हैं जब आप नंबरिंग कर रहे हैं लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट दोनों में ही सेम आ रहे हैं,
ठीक है, जहाँ पे डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड इंक्लूडेड है। जैसे अगर मैंने यहाँ पे लेफ्ट टू राइट नंबरिंग करी तो 1 2 3 4 5 6 7 है। तो डबल बॉन्ड सेकेंड कार्बन से स्टार्ट हो रहा है, ट्रिपल बॉन्ड फिफ्थ कार्बन से स्टार्ट हो रहा है। सम टोटल 2 + 5 कितना बन गया? 7। राइट टू लेफ्ट नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। तो डबल बॉन्ड 2 से स्टार्ट हो रहा है और ट्रिपल बॉन्ड 2 से, और ये भी 5 से स्टार्ट हो रहा है, 5 कार्बन से स्टार्ट हो रहा है। तो इसका भी सम टोटल कितना बन गया? 7। जब आप इसमें फंस जाओ कि दोनों साइड से नंबरिंग कर रहे हैं, सम टोटल कितना आया? सेम आया, तो हमेशा याद रखना डबल बॉन्ड गेट्स द प्रायोरिटी, डबल बॉन्ड गेट्स लीस्ट नंबर। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड को हम सेकेंड पोजीशन पे आ रहा था और यहाँ पे डबल बॉन्ड फिफ्थ पोजीशन पे आ रहा है, तो ऊपर वाला सही है, ये करेक्ट है नंबरिंग, ये रॉन्ग है। क्लियर हुआ? इस तरीके से आपको चेक करना है। चलिए, सो यहाँ पे हमारा जो मेन टॉपिक्स है वो सारे क्लियर हो गए, कवर हो गए। मैं आपको क्विक रिकैप करवा देती हूँ क्या क्या डिस्कस करा। सबसे पहले हमने हाइड्रोकार्बन्स का मतलब समझा, हाइड्रोकार्बन्स के मतलब के बाद हमने यहाँ पे इसकी क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कशन करा पूरे चैप्टर के अंदर, किस तरीके से आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम क्लासिफाई कर सकते हैं वो करा। आइसोमेरिज्म में हमने 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट आइसोमेरिज्म वाले टॉपिक देखे, जिसमें हमने स्टीरियो आइसोमेरिज्म और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के ऊपर काफी डिटेल डिस्कशन करी है ना। कॉन्फॉर्मेशंस वगैरह हमने पूरे डिस्कस कर लिए और लास्ट में सारे आईयूपैक नॉमेनक्लेचर के रूल्स को हमने पूरा डिस्कशन उनका कर लिया है। कुछ क्लास होमवर्क दिए, इसको बिल्कुल मत भूलना, इसको नेक्स्ट क्लास में करके आना, मैं डिस्कशन कर लूंगी क्लास होमवर्क का, नेक्स्ट क्लास में आंसर्स बता दूंगी। और नेक्स्ट क्लास जो होगी पार्ट 2 में, हम उस पार्ट 2 में क्या करने वाले हैं, आपकी प्रिपरेशन मेथड्स हम डिस्कस करने वाले हैं। किसके? प्रिपरेशंस ऑफ एल्केन्स, एल्कीन्स एंड एल्काइंस। ये सारे एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइंस जो हैं आपके हाइड्रोकार्बन्स हैं, और साथ में बेंजीन भी हम डिस्कस करेंगे। प्रिपरेशन के बाद इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं उसको भी हम डिस्कस करेंगे और चैप्टर को वाइंड अप करेंगे इस कोर्स के आगे। ठीक है, हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर के वाइंड अप करेंगे। ये आपकी नेक्स्ट क्लास के टॉपिक है, क्लास होमवर्क, और ये पार्ट 2 में हम डिस्कशन करेंगे। आज की क्लास में हमने ये डिस्कशन करा। ठीक है, आई होप आपको लेक्चर जो है वो बहुत अच्छा लगा होगा। कोई भी दिक्कत है, कोई भी पॉइंट है जो आपको नहीं समझ आया, उसको कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। और थैंक यू सो मच बने रहने के लिए। जितने भी बच्चे हैं जिन्होंने पूरी लेक्चर देखा है, थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट क्लास में इसी तरीके से आएंगे, मेरे को भी मोटिवेशन मिलेगी और आप भी मोटिवेट होंगे, आपका भी काम होगा, मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा कि मैं कुछ कर पाई आप लोगों के लिए। ठीक है, सो फाइनली हम यहाँ पे साइन ऑफ करेंगे। विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, ये आपका लाइफ का मोटिव होना चाहिए, सिर्फ आज एज अ स्टूडेंट लाइफ ही नहीं, बट अगर हम बात करें फ्यूचर में भी, जब आप बड़े हो जाते हैं तो लर्निंग शुड बी योर प्रायोरिटी, ग्रोइंग शुड बी योर प्रायोरिटी। ठीक है, सो कीप लर्निंग, keep growing. We'll meet you in your part 2 hydrocarbon. Till then, thank you so much for watching and have a great time.